हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द क्लास गाइस। आज है हमारा डे 2 ऑफ योर इंटर टैक्स बैच, राइट। तो कल सर हमने क्या पढ़ा था? सर हमने कल पढ़ा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स कितने टाइप का होता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी एंड ऑल। ये सारी चीज़ें कल हमने पढ़ी थी। जी सर, हमने ये पढ़ी थी। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस क्यों लेवी किया जाता है, हमको कुछ फैसिलिटीज़ देने के लिए टैक्सेस लेवी किए जाते हैं, ठीक है सर। टैक्स हमसे कलेक्ट करना और हमारे ऊपर टैक्स को लेवी करने का पावर किसके पास होता है सर? सर आर्टिकल 265 में जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो ये काम कर नहीं सकता। आर्टिकल 246 में ये अथॉरिटी दी गई थी पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को। आपस में लड़ाई झगड़े ना हो इसलिए 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाई गई थी। यूनियन लिस्ट जिसपे सिर्फ जिस मैटर्स पे सिर्फ पार्लियामेंट डील करता है, स्टेट लिस्ट जिस पे स्टेट लेजिस्लेचर डील करता है, और कॉन्करेंट लिस्ट जिस पे सर आपका दोनों मिलके डील करते हैं, ठीक है सर। उसके बाद हमने सोर्सेस पढ़े थे कि हमारा जो इनकम टैक्स लॉ बना है इंडिया में वो कहाँ से बना है। तो सर वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को यूज़ करके बना है, इनकम टैक्स रूल्स 1962 को यूज़ करके बना है, फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस एंड पुराने केस लॉज को यूज़ करके हमने हमारा इनकम टैक्स लॉ इंडिया में बनाया है, ठीक है सर। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करे थे, जहाँ पे सर सबसे पहले हमने समझा था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। हमने बोला था कि सर जो भी हम इनकम कमाएंगे साल 24-25 में, ठीक है, उस इनकम के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स पे करेंगे साल 26-27 में, सॉरी माय बैड, 25-26 में जो इनकम कमाएंगे उसके ऊपर हम असेसमेंट करके टैक्स भरते हैं सर 26-27 में। तो जिस साल में इनकम कमाया वो होता है आपका प्रीवियस ईयर, और जिस साल में पिछले साल की इनकम पे टैक्स भर रहे हो वो साल होता है सर आपका असेसमेंट ईयर, यानी कि इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। ये हमेशा एक 12 महीने का पीरियड होता है जो 1 अप्रैल को चालू होकर अपकमिंग 31 मार्च को खत्म होता है। ऑन द अदर हैंड प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है कि हमेशा 12 महीने का पीरियड हो, क्योंकि सर अगर मैंने धंधा ही सितंबर के महीने में चालू किया था, मेरा पहली बार सोर्स ऑफ अर्निंग ही सितंबर में चालू हुआ था, तो मेरा प्रीवियस ईयर विल बिगिन फ्रॉम सितंबर एंड विल एंड ऑन द अपकमिंग 31 मार्च, ठीक है सर। पर्सन के डेफिनेशन में हमने बोला था कि हर कोई टाइप का इंसान, जैसे कि वो इंडिविजुअल में चाहे वो मेल, फीमेल, माइनर, मेजर, अनसाउंड माइंड, साउंड माइंड, कोई भी हो, सब इंडिविजुअल्स आपके पर्सन कंसिडर किए जाते हैं। एचयूएफ जो होता है एक सेपरेट एंटिटी होता है, राइट, जहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स और एक कर्ता यानी कि द हेड ऑफ द मेंबर, हेड ऑफ द फैमिली, वो आपका एचयूएफ होता है। वो एचयूएफ को भी आप सर क्या समझ के चलते हो? पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हो। कंपनी चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, ठीक है, फर्म चाहे पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो, राइट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये सब के सब पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। असेसी की अगर बात करूं तो पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, ठीक है, और एनी अदर सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, वो असेसी होता है। कभी अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कोई प्रोविजन के हिसाब से आप असेसी मान लिए जाते हो तो सर आप ऐसे केसेस में डीम्ड असी कहलाए जाते हो, डीम्ड असेसी कहलाए जाते हो। और अगर आपने कभी कोई पेमेंट करना था इनकम टैक्स का, इंटरेस्ट का, और आपने वो टैक्स ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया तो आप असेसी इन डिफॉल्ट कहलाए जाते हो। Every assessee is a person. Point to be noted, guys. Every assessee is a person, but not every person is a assessee. सर जरूरी नहीं है कि हर पर्सन असेसी हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई असेसी है तो इसका मतलब वो पर्सन तो होगा ही। असेसमेंट का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग असेसीज इनकम, पिछले साल में कमाई हुई इनकम पे उसको कितना इनकम कमाया आपने एग्जैक्टली सारे खर्चे कट कटा के आपकी इनकम को कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर होता है वो असेसमेंट होता है। ये नॉर्मल भी हो सकता है, ये पुरानी किसी साल की इनकम का रीअसेसमेंट भी हो सकता है। इंडिया का डेफिनेशन हमने पढ़ा कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके बाद टेरिटोरियल वाटर्स, फिर पानी के नीचे की मिट्टी यानी कि सीबेड, और मिट्टी के नीचे की मिट्टी यानी कि सबसॉइल, उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन्स, राइट, एंड इन सब के ऊपर का जो एयर स्पेस है वो इंडिया के डेफिनेशन में आता है। उसके बाद सर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा उसके बाद एचयूएफ। सर एचयूएफ जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, उसको डिफाइन किया गया है सर कहाँ पे? आपके हिंदू लॉ में, ठीक है सर। हिंदू लॉ में बोला गया है कि एचयूएफ कंसिस्ट ऑफ द मेल्स डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर इंक्लूडिंग देयर वाइव्स एंड डॉटर्स, ठीक है, वाइव्स भी आते हैं, डॉटर्स भी आते हैं, मेल्स तो आ ही गए। को पार्टनर्स का मतलब मेंबर्स विद इन द 4 डिग्रीज, मेंबर्स विद इन द 4 डिग्रीज यानी कि 4 जनरेशंस तक आपके पास को पार्टनरी राइट्स होते हैं, इंक्लूडिंग द कर्ता यानी कि हेड ऑफ द फैमिली। 6 सितंबर 2005 से को पार्टनरी राइट्स डॉटर को भी दे दिए गए हैं। सर इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि जो को पार्टनरी राइट्स होता है इसका मतलब होता है कि सर अपने को राइट टू पार्टीशन होता है, ठीक है, राइट टू पार्टीशन सिर्फ को पार्टनर्स के पास होता है, यानी कि सर वाइव्स एंड डॉटर इन लॉ के पास आपके जो है को पार्टनरी राइट्स नहीं होते।
राइट सर, ठीक है। उसके बाद सर एच का जो स्टेटस है ये बाय बर्थ एक्वायर होता है, इसके लिए आपको अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरीके से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वैसे इनकम टैक्स एक्ट जैन्स और सिख्स पे भी अप्लाई होता है, जैन अनडिवाइडेड फैमिली और सिख अनडिवाइडेड फैमिली पे। सर हमको अगर एच क्रिएट करना है तो ऐसा कहीं पर भी मैंडेटरी रूल नहीं है कि आपको कम से कम 2 मेल मेंबर चाहिए, राइट। आप अकेले भी अपना एच क्रिएट कर सकते हो। देर आर 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, एक होता है दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ और एक होता है मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। दयाभागा जो है वो वेस्ट बंगाल और आसाम में प्रेवलेंट है और मिताक्षरा रेस्ट ऑफ इंडिया में प्रेवलेंट है। दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ की अगर मैं बात करूं तो नो प्रॉपर्टी राइट्स आपको बाय बर्थ मिलते हैं, यहाँ पे बाय बर्थ आपको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते, यू विल हैव टू वेट टिल द डेथ ऑफ योर फादर, राइट। ऑन द अदर हैंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में बाय बर्थ आपको प्रॉपर्टी राइट मिल जाता है, एवरी चाइल्ड इन द फैमिली इज अ को पार्टनर। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल। इसके बाद सर अपन ने पढ़ा था जनरल रूल की मेरी प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में, राइट। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल और वो एक्सेप्शन का मेमोरी टेक्निक है स्पा पे डिस्काउंट। स्पा पे डिस्काउंट का क्या मतलब सर, एस से आता है सर शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। बिलगेट्स नाम का इंसान अगर इंडिया के बाहर का नॉन रेसिडेंट है, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया के बाहर का इंसान है तो नॉन रेसिडेंट है, वो अगर इंडिया में आके शिपिंग बिजनेस करता है, इंडिया के पोर्ट पे माल अनलोड करता है और फिर बिना टैक्स पे किए निकलता है, तो हमको डर लगता है कि ये वापस नहीं आया तो टैक्स का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे इंसान को हम रोकते हैं और बोलते हैं तू पहले टैक्स भर या टैक्स का कुछ अरेंजमेंट कर, फिर ही हम तेरे को जाने देंगे। पी से आता है पर्सन लिविंग इंडिया, अपना विज्जू। विजू अगर एक इंडिविजुअल हु इज लाइकली टू लीव इंडिया विदाउट रिटर्निंग, विदाउट एनी इंटेंशंस ऑफ कमिंग बैक, एंड उस पर इनकम जो है, उसने जो भी इनकम कमाई है अप टू द डेट ऑफ डिपार्चर, ठीक है, उस इनकम को अपन करंट असेसमेंट ईयर में ही टैक्सेबल कर देते हैं, अगले साल तक वेट नहीं करते। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन जो कि एक पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए फॉर्म किया गया हो, ठीक है, तो एओपी बीवाई लाइकली टू डिसॉल्व विद इन द सेम और द नेक्स्ट ईयर, अगर ऐसा है तो ऐसे केसेस में आप वेट नहीं करोगे अगले साल तक, उसकी जो डिसोल्यूशन डेट है तब तक कि उसने जितना भी कमाया है उसके ऊपर अपन टैक्स कैलकुलेट करके इम्पोज कर देंगे, ठीक है सर। उसके बाद सर पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी टू अवॉइड और इवेड द टैक्सेस, ऐसे केसेस में अगर कोई भी पर्सन हु सस्पेक्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग एसेट्स टू इवेड द टैक्स, देयर इनकम अप टू द डेट ऑफ द प्रोसीडिंग्स इज टैक्सेबल इन दैट असेसमेंट ईयर। सर डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में अगर मैं बताऊं, सो इफ द बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड द असेसिंग ऑफिसर कैन एट हिज डिस्क्रिशन, ठीक है, उसकी इनकम जितनी भी उसने कमाई है डिसकंटिन्यूएशन डेट तक की, उस पर सर वो टैक्स लगा सकता है। समझ में आया क्या सर? अरे येस और नो, ठीक है। कल अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, चलो आज अपन अपना टैक्स स्ट्रक्चर समझते हैं कि इंडिया में आपसे सर टैक्स कलेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है सर। तो देखो ऐसा है कि ब्रॉडली आप सबसे पहले तो ये सोचो कि आप कितने टाइप से इनकम कमा सकते हो। सर मैं सबसे पहले तो मैं कहीं अगर कुछ पढ़ाई लिखाई करके बन जाऊंगा तो सबसे पहले मैं जॉब करूंगा, राइट, ठीक है। जॉब करने के बाद सर मैं क्या करूंगा, मैं मेरा घर रेंट पे लूंगा। पहले अपन घर रेंट पे लेते हैं, ठीक है, तो जिसको अपन रेंट पे करते हैं ना उसको रेंटल इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है सर। तीसरा, जब मैं बिजनेस कर लूंगा, घर रेंट पे ले लूंगा, फिर धीरे धीरे करके मैं मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। जॉब के बाद मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो मुझे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा। बिजनेस मतलब किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना, ट्रेडिंग करना। प्रोफेशन मतलब अगर एक डॉक्टर हो, ठीक है, आप एक वकील हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करते हो तो आप प्रोफेशंस में आते हो। फिर जब मेरा धंधा बहुत अच्छा चलने लग जाएगा, मैं वहाँ से पैसे बनाने लग जाऊँगा, तब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, राइट। जैसे मैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करूँगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूँगा, और इनको अगर आगे चल के कभी बेच के कुछ मैं प्रॉफिट कमाऊँगा तो वो मेरा कैपिटल गेन होगा, ठीक है सर। एंड लास्टली, जब इन सारी जगहों से पैसा मैं कमा चुका हूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा कुछ पैसा मैं ब्याज पे दे दूंगा, लोगों को मैं लोन दे दूंगा, लोन देने लगूंगा और उनसे ब्याज कमाऊंगा, तो वो मेरा अदर सोर्सेस का इनकम बनेगा। ब्रॉडली इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप इन 5 एवेन्यूज से इनकम कमा सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा एवेन्यू आ रहा है, कोई दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग आ रहा है, तो ऐसा समझ के चलो कि वो कहीं ना कहीं इन 5 हेड्स में से किसी ना किसी हेड में फिट बैठ जाएगा, राइट सर। से फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ट्यूशन पढ़ाते हो लोगों को, तो अगर वो आपका ऐसा एज अ हॉबी कर रहे हो आप, तो वो शायद अदर सोर्सेज में आए, बट अगर आपका उस चीज़ का बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो फिर वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स में आएगा, राइट सर। ऐसे कुछ न भी कुछ आप सोच लो, ठीक है, जो कुछ भी आप सोच सकते हो। अगर आप सोच रहे हो मेरा बेटिंग, मैंने जुआ खेला, मैं ड्रीम लैंड पे पैसा जीत गया, तो वो अदर सोर्सेज में आएगा, राइट। अपन ये सारे हेड्स को आगे चल के पढ़ने वाले एक एक चैप्टर में, राइट, तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी।
अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर। तो मेरे को पहले ये बताना ज़रूरी था कि अपन कहाँ कहाँ से पैसा बनाते हैं, अपना इनकम में क्या क्या चीज़ें आती है। तो जो अभी आपने देखा, मैंने आपको ये जो जो चीज़ें बताया ना, ये सेपरेट चैप्टर्स हैं। ठीक है सर। अच्छा, अपन इनकम कमाएं और उस पर टैक्स लगाएं, उससे पहले अपने को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी इनकम है जो कि एक इंसान के हाथ में टैक्सेबल होती है। ठीक है, क्या सारी इनकम सारे इंसान के हाथ में टैक्सेबल होती है? नहीं सर, इट डिपेंड्स ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या आप इस कंट्री के रेसिडेंट हो या फिर आप इस कंट्री के नॉन रेसिडेंट हो? अगर आप इस कंट्री में रेसिडेंट नहीं हो, आप इस कंट्री के नॉन रेसिडेंट हो, तो हम आपको इंडिया में टैक्स नहीं लगा सकते, आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते अगर आप नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपने कुछ इंडिया में कमाया हो, राइट। आपकी इंडियन इनकम पे तो टैक्स लगेगा, बट आपने अगर मान के चलो शेन वॉटसन नाम का बंदा है, वो इंडिया कभी आया ही नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलता है, उसने ऑस्ट्रेलिया में पैसे कमाए, तो आप क्या उसकी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगाओगे? जी नहीं सर। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको किसके ऊपर टैक्स लगाना है, किसकी इनकम पे टैक्स लगाना है? तो ये आपको पता चलेगा सर आपके चैप्टर नंबर 2 से, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ोगे रेजिडेंशियल स्टेटस। तो जब अपन का चैप्टर 2 हो जाएगा ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा ब्रीफली, ठीक है, कि आपका सर कौन सा इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है सर। फिर चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ोगे सैलरी के बारे में। चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ोगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बारे में। चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ोगे सर पीजीबीपी इनकम के बारे में। चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ोगे कैपिटल गेन इनकम के बारे में। चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़ोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में। चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ोगे सर क्लबिंग ऑफ इनकम। ये क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है सर? क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है कि सर किसी दूसरे की इनकम जो कि मेरे हाथ में क्लब होगी और मेरे को उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी होता है क्या? आप खुद सोच के देखो कि अगर आपका कोई माइनर बच्चा है, उसको कोई कमाई होती है, तो उस पर तो अपन टैक्स नहीं ले सकते क्योंकि वो भी एक माइनर है। अनलेस एंड अनटिल उसने अपने खुद के स्किल पे, उसने खुद के इंटेलिजेंस पे कुछ कमाया है, दैट इज एन एक्सेप्शन। बट अगर उसको कोई इंटरेस्ट की इनकम होती है, आपने उसके नाम पे एफडी करा दी, राइट, तो वो एफडी का जो इंटरेस्ट है वो किसके हाथ में क्लब होगा सर? वो आप उसके बच्चे के पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा, राइट। तो ऐसे अपन पढ़ेंगे सर चैप्टर नंबर 8 में क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है। सिमिलरली सर अपने को चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? इसका मतलब ये होता है कि बहुत बार क्या होता है, मुझे एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, दूसरे बिजनेस में मुझे लॉस हुआ, तो क्या जब आप मेरे से प्रॉफिट पे टैक्स ले रहे हो तो मुझे आप लॉस का बेनिफिट नहीं दोगे? बिल्कुल देना पड़ेगा सर। तो ऐसे केसेस में सरकार बोलती है कि आपका दूसरे बिजनेस के लॉस को आप अपने पहले बिजनेस के प्रॉफिट से क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, राइट। अच्छा, मान के चलो आपके पास एक बिजनेस में लॉस तो हुआ, बट दूसरे बिजनेस में इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि आप अपने पूरे लॉस को सेट ऑफ कर पाओ। तो सर फिर क्या मैं वो बचे हुए लॉस का फायदा नहीं ले पाऊंगा? ले पाओगे, बट एक काम करो, आप इस साल में फायदा नहीं ले पा रहे हो तो आप उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो। ठीक है, आप अगले साल फायदा ले लेना, राइट। तो वो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस हो जाएगा एंड दैट विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 9। फिर सर ये सब कुछ मिला के आपको जो मिलेगा वो होगा सर आपका ग्रॉस टोटल इनकम। क्या सर इस इनकम पे हमारे को टैक्स भरना पड़ता है? नहीं। अभी सरकार आपको क्या बोलता है? सरकार बोलता है कि देखो, आपने सुना होगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स प्लानिंग में हेल्प करता है, राइट। अब यहाँ पे अपना काम आता है। यहाँ पे अपना काम कैसे आता है सर? सरकार ने ऐसे बहुत सारे आपको सोर्सेज दिए हैं, बहुत सारे मेथड्स बताए हैं कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अगर करोगे ना, तो आप लोगों को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब आपके पास जो, मतलब आपने जो भी पैसा कमाया है, आपको उस पर अगर टैक्स बचाना है, तो आप जब सीए के पास जाओगे, राइट, तो सीए आपको बताएगा एक काम करो, तुम यहाँ पे पैसा लगाओ, तुमको बेनिफिट मिलेगा। और वो बेनिफिट होता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, तो जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A होता है, ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम को रिड्यूस करता है एंड आपको पहुंचा देता है सर ये कहाँ पे, टैक्सेबल इनकम पे। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको सर डिडक्शन का अमाउंट माइनस करना पड़ता है। जब अपन डिडक्शन का अमाउंट माइनस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 को पढ़ने के बाद, तो अपने पास जो इनकम आती है, अब अपने को उस पर टैक्स भरना पड़ता है। अरे क्लियर है क्या भाई? राइट, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद पता है क्या क्या होता है? अभी अपने को पता चल गया कि अपने को कितनी इनकम पे टैक्स भरना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है टैक्स का कैलकुलेशन वाला पार्ट, राइट सर। तो टैक्स का कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं? तो टैक्स के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि जो असेसी है उसने कौन सा रेजिम ऑप्ट करा है। क्या वो ओल्ड रेजिम में है या फिर वो डिफॉल्ट रेजिम में है?
क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि ओल्ड रेजिम नाम की एक चीज अलग होती है जहाँ पे टैक्स रेट डिफरेंट होते हैं, वेर एज हर इंसान के पास एक ऑप्शन होता है कि वो लोग जो अपना टैक्स का पेमेंट है वो ओल्ड रेजिम में ना करके न्यू रेजिम में कर ले। तो सर न्यू रेजिम में कुछ फायदा होता है क्या? सर हर चीज़ के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। लाइक वाइज आपके न्यू रेजिम में भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो आपको टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पे ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो असेसी है उसने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट करा है या फिर ऑप्शनल टैक्स रेजिम ऑप्ट करा है, विच इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड टैक्स रेजिम। ठीक है, तो एक बार जब रेजिम पता चल गया तो मैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है सर। सर अब जैसे आपको पता है कि आपने इतनी सारी इनकम कमाई है, राइट? इनकम में भी ना जो टैक्स रेट लगता है, ठीक है, कुछ इनकम ऐसी होती है जिसपे नॉर्मल जो सरकार ने बोला है एक जो नॉर्मल स्लैब रेट चलता है, जनरल रेट चलता है, वही लगेगा। लेकिन कुछ कुछ इनकम आपकी स्पेशल इनकम होती है, तो स्पेशल इनकम पे टैक्स रेट भी स्पेशल होता है। एक एग्जांपल के लिए, सर सरकार नहीं चाहती आप लोग सट्टा खेलो, सरकार नहीं चाहती आप लोग इलीगल जो बेटिंग होता है ना, ये बेटिंग एप्स, सरकार उनको प्रमोट नहीं करना चाहती। सरकार आपको ये विंडफुल गेन्स की आदत नहीं लगाना चाहती कि लॉटरी जीत जाएंगे, ठीक है, बिना मेहनत करे आप लोगों को पैसा कमाने की आदत नहीं लगाना चाहती, उस चीज़ को वो लोग प्रमोट नहीं करते, तो उस चीज़ के ऊपर वो लोग टैक्स ज़्यादा लगाते हैं। एक एग्जाम्पल है ये। तो स्पेशल रेट की जो इनकम होती है उस पर आपको स्पेशल रेट से टैक्स कैलकुलेट करना है, और आपकी जो जनरल रेट की इनकम होती है उस पर आपको जनरल टैक्स रेट से टैक्स कैलकुलेट करना है। और अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिया है तो फिर उस केस में सर आपको आपकी जनरल इनकम पे कंसेशनल टैक्स रेट से टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, हम यहाँ पहुँच गए स्टेप नंबर 10 पे, दैट इज ये हो गया हमारा टैक्स का अमाउंट। अब सर मुझे एक बात बताओ, आप टैक्स का मतलब क्या होता है? सर टैक्स का मतलब अभी बताया था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। तो ये जो टैक्स होता है ना, इट इज चार्ज्ड ऑन एवरी पर्सन एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर साल जो फाइनेंस एक्ट आता है उसमें अगर कोई चेंजेस है तो आपके फाइनेंस एक्ट में रेट्स दिए हुए होंगे, या फिर सर अगर वहाँ नहीं दिए तो आपके पुराने जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पहले से चलते आ रहा है उसमें रेट्स दिए होंगे। तो वहाँ पे आपको इनकम टैक्स कितना लगाना है, ठीक है, इनकम पे वो रेट पता चल जाएगा। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, आप कमा रहे हो 15 लाख रुपए और मुकेश अंबानी कमा रहा है 1500 करोड़ रुपए। ठीक है, आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपके ऊपर स्लैब रेट लगता है टैक्स का, ठीक है, कि एक सर्टन इनकम तक इतना टैक्स, उसके ऊपर इतना टैक्स, उसके ऊपर इतना टैक्स। एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो ज़रा एक बार यहाँ ध्यान दो, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे 0% टैक्स है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की जो इनकम रहेगी उस पर 5% का टैक्स है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक की इनकम पे 20% का टैक्स है, और 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर सर 30% का टैक्स है। बराबर है सर? बराबर। तो इसका ये मतलब ये हुआ क्या सर कि अगर मेरी इनकम 8 लाख की है तो उस पर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा सर 5% की रेट से। 8 लाख पे क्या 5% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा? द आंसर इज नो। सर ये एक स्लैब का बेनिफिट देता है। तो अगर आपकी इनकम 8 लाख की है तो आपको 2.5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है उस पर कोई भी टैक्स नहीं भरना। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का जो अमाउंट है उस पर सर 5% की रेट से 12,500 का टैक्स भरना है, और 5 लाख से लेके 8 लाख तक की इनकम पे 30% की रेट से सर जो है आपको 90,000 का टैक्स भरना है। इस हिसाब से टैक्स का कंप्यूटेशन होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आपकी इनकम 15 लाख की है और मुकेश अंबानी की इनकम 1500 करोड़ की है, यार तुम तो दोनों के दोनों 30% के ब्रैकेट में आ गए। बट ये तो सही नहीं है। सरकार को आप मतलब सरकार अगर आपसे भी 30% टैक्स ले रहा है, मुकेश अंबानी से भी टैक्स ले रहा है 30% का, तो क्या फ़र्क रह गया आप दोनों में? अब आप बोलोगे कि सर कैसी पागलों समान बातें कर रहे हो, हम कमाते हैं 15 लाख, तो हमसे अगर थोड़ा बहुत टैक्स ले भी लिया तो 30% पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे टैक्स हमारी इनकम के हिसाब से ही आएगा। और वेराज मुकेश अंबानी ज़्यादा कमाएगा तो 30% की रेट के अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। बात तो वही हो गई। बट आप ज़रा सोचो, मैं अगर 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो आप मेरे से 30% के ब्रैकेट में मुझे पटक रहे हो, और मुकेश अंबानी 1500 करोड़ कमा रहा है उसको भी आप 30% के ब्रैकेट में डाल रहे हो। ये तो इलॉजिकल चीज़ हो गई ना यार। मुकेश अंबानी जब इतना कमा रहा है तो उसको थोड़ा और हायर ब्रैकेट में डालो। सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है यार ऐसा नहीं चलेगा, हम अगर उससे उससे अगर 50% के भी ब्रैकेट में उसको डाल देते हैं, जैसे हमने एक नया ब्रैकेट बना दिया 30% के बाद 50% का, राइट? तो
उसको भी दिक्कत होगी, वो बोलेगा यार इतना कितना टैक्स ले रहे हो मेरे से, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ज़्यादा कमा लिया तो लेकिन हम एक काम करेंगे, सरकार बोलती है हम एक काम करेंगे, हम ना टैक्स रेट हाई नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स रेट हाई करेंगे ना तो उसके भी पॉकेट में पेन होगा। हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्टली उससे थोड़ा और टैक्स वसूलेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको इंट्रोड्यूस करा सरकार ने आपके सामने सरचार्ज का कॉन्सेप्ट। अभी सरचार्ज क्या होता है, जब आपकी इनकम एक सर्टन थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंच जाती है, राइट। जैसे मान के चलो अगर एक थ्रेशोल्ड है 50 लाख रुपीस का, तो आपकी अगर साल भर की इनकम 50 लाख के ऊपर पहुंच जाती है तो आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। तो हाउ डज दैट वर्क, होता क्या है कि आपको सरचार्ज लगाने के लिए पहले 50 लाख तक की या जितनी भी आपकी इनकम है 50 लाख के ऊपर, से फॉर एग्जांपल 60 लाख, तो उस पर आप पूरा अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करो, ठीक है। 60 लाख रुपीस की इनकम है, उस पर आप पूरा अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करो। कर लिया सर। अब क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख के ऊपर है तो आपका जो टैक्स अमाउंट आया ना 60 लाख पे, उस पर हम एडिशनल 10% का एक और एक टैक्स अमाउंट चार्ज करेंगे बाय द नेम ऑफ सरचार्ज, ठीक है। तो ये जो एडिशनल टैक्स हम वसूल रहे हैं, ये हम इनकम पे नहीं वसूल रहे, ये हम टैक्स अमाउंट पे वसूल रहे हैं। नहीं तो अगर इनकम पे वसूलने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा और सामने वाले को भी बहुत दिक्कत होगी इतना अमाउंट पे करने के लिए। तो हम एडिशनल इनकम टैक्स वसूलेंगे इनकम टैक्स अमाउंट के ऊपर, राइट। अच्छा, सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम पे, बट जब कैलकुलेशन की बारी आएगी तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे टैक्स अमाउंट पे। ये एक पॉइंट है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो या स्टूडेंट्स एरर कर सकते हैं, तो इसका आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है सर। So additional tax on the income tax is levied as a percentage of tax. It applies beyond a specific income threshold with higher rates for higher incomes. जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगी वैसे वैसे सरचार्ज का रेट भी बढ़ता जाएगा। Special tax regimes for domestic companies and cooperative societies have a uniform surcharge which is prescribed irrespective of the level of total income. ठीक है, तो मतलब कुछ स्पेशल रेट टैक्स रेजिम्स जो होते हैं ना डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, जैसे अपन इंडिविजुअल के लिए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम पढ़ते हैं, वैसे ही कंपनीज के लिए भी होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए भी होते हैं। वहाँ पे जो सरचार्ज होता है ना वो एकदम एक ही रेट का होता है, ऐसे स्लैब वाइज नहीं होता कि इतनी इनकम हुई तो इतना सरचार्ज, वो बहुत मिनिमल होता है और एज द रेट में भी प्रिस्क्राइब्ड उसके अकॉर्डिंग ही सरचार्ज चार्ज किया जाता है। अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप इनकम टैक्स वसूल लेते हो, जब आप सरचार्ज वसूल लेते हो, तो इन दोनों का जो एडिशन वाला अमाउंट है उस पर सर आप एक मैंडेटरी है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेवी करते हो। तो ये जो 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अपने ऊपर लेवी किया जाता है ऑन द इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज अमाउंट, ये स्ट्रेट अवे कहाँ जाता है सर, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में यूज होता है पैसा, ठीक है। सरकार इसको स्ट्रेट अवे हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में यूज करती है। क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है। और ये सबके ऊपर लगता है, ठीक है, कोई ऐसा स्पेशल इंसान नहीं है जिसके ऊपर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लगाते। तो इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी इंडिविजुअल, एवरी मतलब एवरी टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है सर। सो इनकम टैक्स शैल बी लेविड ऑन द टोटल इनकम of every person at the general tax rates and the special and concessional tax rates as the case में भी, जैसी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग टैक्स रेट रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा तरीका बताया कैलकुलेट करने का। यहाँ पे आप टैक्स अमाउंट पे पहुँचे, फिर आप सरचार्ज ऐड करोगे। अब जो टैक्स और सरचार्ज वाला अमाउंट है उस पे सर आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करके अपनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे पहुँच जाओगे। क्या हमारा यहाँ पे सवाल खत्म हो जाएगा क्या? नहीं सर, यहाँ पे आपका सवाल खत्म नहीं होगा। अभी आपको अगर सरकार ये पूछ रहा है कि साल के एंड में आपको टैक्स पेबल निकालना है, राइट, तो आपका एक स्टेप बचेगा अभी, ठीक है। क्या स्टेप बचेगा सर? देखो, आपसे हम साल भर के, आप साल भर धंधा करोगे और फिर साल के एंड में हम आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो आपको इकट्ठा जब पेमेंट करने की बारी आएगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा जान पे आएगा कि मैं एक साथ इतना पैसा कैसे पे करूँगा, राइट। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, सरकार आपको बोलती है कि जब आखिरी मोमेंट पे आपको इतना पैसा देना ही है तो क्यों ना हम थ्रू आउट द ईयर, जैसे अगर 25-26 के साल में आप जो कमाओगे वो उस पे कमाई पे टैक्स इकट्ठा आप 26-27 में भरो, उससे बेटर है थोड़ा थोड़ा करके हम आपसे एक एस्टिमेट बेसिस पे 25-26 के साल में थोड़ा थोड़ा पैसा अगर ले लेंगे तो आपको भी आखिरी में पेन नहीं होगा और हमारे पास भी इनफ्लो रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा कैश का, राइट। इससे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में सरकार क्या बोलती है, एक काम करते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट लाते हैं एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स के कॉन्सेप्ट से क्या होगा सर? एडवांस टैक्स के कॉन्सेप्ट से ये होगा कि साल के शुरुआत में आपको ना एक एस्टिमेट करना पड़ता है कि पिछले साल के बेसिस पे इस साल मैं कितना पैसा कमाऊंगा,
ठीक है। पिछले साल अगर मैंने 10 लाख रुपए कमाए थे तो इस साल मेरे सारे प्लान्स को ध्यान में रखते हुए क्या एक एस्टिमेशन है कि मैं इस साल कितना रुपए कमाऊंगा। जितना भी रुपए आप सोच रहे हो कमाओगे आप, उसमें से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है और उसको आपको इक्वल, मतलब इक्वल नहीं, उसको आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में सरकार को देना पड़ता है क्वार्टरली बेसिस पे। जैसे अगर अप्रैल से लेके मार्च तक का साल है तो अप्रैल मई जून पहले 3 महीने का जो आपका अमाउंट है ये आपको सबमिट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद सर जुलाई अगस्त सितंबर का जो भी आपका क्वार्टरली बेसिस पे आपका पेमेंट आएगा ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर सिमिलरली अक्टूबर नवंबर दिसंबर का सबमिट करना पड़ेगा 15 दिसंबर तक। और फिर जैन फेब मार्च का आपको अगेन 15 दिसंबर तक के सबमिट करना पड़ता है। सर्टन परसेंटेज पे आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। अभी वो कितना देना पड़ता है, कैसे देना पड़ता है, वो सब अपन आगे एडवांस टैक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आप इतना समझ लो कि सरकार आपसे एक एस्टिमेट बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पैसा रिकवर करता रहता है क्वार्टरली बेसिस पे। सिमिलरली कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो अगर आप एंटर करते हो किसी सामने वाले सेकंड पार्टी के साथ, तो वहां पे ना अगर जैसे आपको पेमेंट मिलने वाला है तो सरकार क्या करती है, सरकार कोशिश करती है कि ऑलमोस्ट सब कुछ ऐसा कवर कर ले, सब कुछ जो भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, ठीक है, उसको अपन इस चैप्टर में कवर कर ले, टीडीएस के नाम के चैप्टर में। और आपका एक छोटा छोटा 1-2%, 3-4%, मैक्सिमम 10-12% का टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर आपको किसी से 1000 रुपये मिलने वाले हैं तो वो आपका 10% की रेट से 100 रुपये का अमाउंट काट लेगा और वो सामने वाला इंसान वो 100 रुपये को सरकार के पास जमा करा देगा और आपको 900 रुपये दे देगा। अब आप सोच रहे हो कि मेरा ये 100 रुपये क्यों काटा, तो देखो ऐसा है कि आगे चल के हो सकता है ना कि आप उस अमाउंट पे टैक्स भरो ही ना, कोई डिफॉल्ट कर दिया तो सरकार को उस चीज़ का एक रिस्क रहता है। साथ ही साथ सरकार को एक ये चीज़ का भी रिस्क रहता है कि अगर हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर इस इंसान ने इस इनकम पे टैक्स ही नहीं भरा, तो इसने इस इनकम को रिपोर्ट ही नहीं किया, तो एक काम करते हैं, इस पे छोटा सा डीडीएस कटवा लेते हैं ताकि ये ट्रांजैक्शन हमारे रडार में आ जाए और बाद में ये इस ट्रांजैक्शन को ना छुपा सके, ना ही इस पे अगर बाय एनी चांस इसने नहीं छुपाया और टैक्स नहीं जमा करा तो हमारे पास टीडीएस के नाम पे पैसा तो आ ही चुका है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपका कुछ कुछ ट्रांजैक्शन में आपको जो पैसे आने वाले रहते हैं ना उसमें टीडीएस कट के आता है। सिमिलरली अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो, सरकार ने कुछ 4-5 सेक्शन ऐसे भी बनाए हैं कि जहाँ पे अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो सामने वाला जो सेलर है वो आपसे पेमेंट के साथ साथ टीसीएस भी कलेक्ट करता है, एक छोटे से परसेंटेज की रेट से आपके ऊपर टीसीएस भी कलेक्ट करता है, ताकि सरकार को पता चल जाए कि अच्छा इस इंसान ने ये चीज़ खरीदी थी, चलो इसके इस ट्रांजैक्शन पे अपन टीसीएस चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये आपने 25-26 के साल के दौरान आपका टीडीएस कटा होगा, सामने वाले ने आपसे टीसीएस कलेक्ट किया होगा, आपने क्वार्टरली बेसिस पे सरकार को एडवांस टैक्स पे किया होगा, राइट। ईयर एंड पे आपने अपनी टोटल इनकम कमाई, ठीक है, टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद सब कुछ करने के बाद अपनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकाल ली। आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ रही है सर कितनी, आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 50,000 की। फिर आपको याद आया कि भाई ड्यूरिंग द ईयर मेरे से इन लोगों ने 9,000 रुपये का टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स की पूरी कहानी इन लोगों ने मुझसे करा चुके हैं, तो मतलब ऑलरेडी 50,000 में से 9,000 रुपये तो मैं सरकार को दे चुका हूँ, तो अब मुझे आखिरी में 41,000 रुपीज़ ही देने बनते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ द इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर वर्क्स। समझ में आया क्या, राइट। तब आखिरी में 50,000 एक साथ नहीं देने पड़ेंगे और आपको छोटा मोटा अमाउंट ही देना पड़ेगा। मैंने थोड़ा एक्चुअली एग्जांपल अनरियलिस्टिक हो गया, 50,000 था और आपका समझ के चलो 29,000 का आपका ये टीडीएस एडवांस टैक्स सब मिला के हुआ, तो अभी आपको कितना देना पड़ेगा, अभी आपको 21,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है सर। कहाँ एक साथ 50,000 जाने वाले थे, अब एक साथ सिर्फ 21,000 जाए। क्लियर है क्या बॉस, राइट। को ऐसे होता है पूरा टैक्सेशन स्ट्रक्चर। और अपना जो ये चैप्टर नंबर 11 है ना, इज नथिंग बट आपका टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, ये होता है चैप्टर नंबर 11। सर व्हाट अबाउट चैप्टर नंबर 12, इंडेक्स में तो 12 चैप्टर थे सर। 12th चैप्टर जो होता है वो होता है आपका रिटर्न फाइलिंग का। साल भर में इतनी पूरी रामायण करने के बाद जब अपन रिटर्न फाइल करेंगे और अपना टैक्स का पेमेंट करेंगे तो रिटर्न फाइलिंग में क्या क्या चीज़ें आती है वो अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में, ठीक है सर। तो ये जो अपना टैक्स स्ट्रक्चर है, इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, इस पूरे टैक्स स्ट्रक्चर में ही मैंने आपको समझा दिया कि कैसे अपन अपना पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। क्लियर है क्या बॉस, राइट। चलो आ जाओ फटाफट से आप लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब अपन देखेंगे आपको टैक्स कैसे कलेक्शन होता है ये पता चल गया, राइट, किस तरीके से टैक्स का कैलकुलेशन होता है, बराबर।
लेकिन सर क्या रेट पे टैक्स कलेक्ट होता है अब अपन वो समझेंगे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जनरल रेट एक जो अपना ऑप्शनल टैक्स रेजीम होता है वो अलग होता है, वो अपन अभी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन अपना डिफॉल्ट टैक्स रेजीम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो डिफॉल्ट टैक्स रेजीम में डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शनल टैक्स रेजीम, राइट। तो चलो आ जाओ, देखो सर ऐसा है, अभी अपन पढ़ रहे हैं एक इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शनल टैक्स रेजीम ऑप्ट करी है, राइट, एंड उन लोगों की एज 60 साल से कम की है। कितनी है सर? 60 साल से कम की है। तो ऐसे केसेस में उनको कितना टैक्स भरना पड़ेगा? सर उनकी जितनी भी कमाई है, 2.5 लाख तक की कमाई पे उनको कोई भी टैक्स नहीं भरना। ठीक है सर, उनको एक सेकेंड रुको, 2.5 लाख तक की कमाई पे सर उनको कोई भी टैक्स नहीं भरना। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की जितनी कमाई है उस पर 5% की रेट से टैक्स भरना है। 5 लाख से लेके 10 लाख तक की जितनी भी उनकी कमाई है उस पर उनको 20% की रेट से टैक्स भरना है। ठीक है सर, समझ गया। तो मतलब सर अगर मैंने 8 लाख रुपए कमाए हैं तो क्या मुझे 8 लाख 5 और 10 के बीच में आ जाए तो उस पर 20% की रेट से 1,60,000 का टैक्स भरना है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। सर अगर आप 8 लाख रुपए कमा रहे हो ना तो आपको यहाँ पे स्लैब का बेनिफिट मिलेगा। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख का अमाउंट आता है, उस पर 5% की रेट से 12,500 रुपये आते हैं। ठीक है सर, कितने आते हैं? यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे 12,500 रुपीज़ आएगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए आपकी इनकम कितनी है, 12 लैक्स लेके चलते हैं ताकि चीज़ें सिंपल रहे। आपकी जो टोटल इनकम है या टैक्सेबल इनकम दैट इज 12 लैक्स। ठीक है, परफेक्ट। तो आपकी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% की रेट से 12,500। 5 लाख से 10 लाख 20% लगता है, बट 5 लाख से 10 लाख के बीच में अमाउंट कितना है? 5 लाख का। तो वहां पे सर 5 लाख पे 20% यानी कि 1 लाख रुपीज। एंड 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर 30% का रेट एप्लीकेबल होता है। अपने केस में 10 लाख के ऊपर 2 लाख का अमाउंट है तो उस पर 30% की रेट से 60,000 रुपीज एप्लीकेबल होगा। तो आपका जो टोटल टैक्स पेबल आएगा दैट विल बी 1,72,500। क्लियर है क्या बॉस? अब ये तो मैंने आपको एक डिटेल तरीका बताया कि कैसे सॉल्व होता है। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। सर अगर कभी भी आपको 10 लाख के ऊपर का इनकम का अमाउंट दिया है, ठीक है, टैक्सेबल इनकम, तो एक फिगर याद रख लेना कि 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स लगता है 1,12,500। दिस विल रिमेन कॉमन। ठीक है, ये वाला जो केस है ना आपका, कोई भी इंडिविजुअल HUF जो अपना 60 ईयर्स से कम का है और रेसिडेंट है, सर चाहे नॉन रेसिडेंट भी क्यों ना हो, और ऑप्शनल टैक्स रेजिम लिया है, तो ये वाला केस एप्लीकेबल होगा। और उसके बाद आपकी 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है, जैसे अपने केस में कितनी थी, 12 लैक्स थी, तो 12 लैक्स माइनस 10 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 30% कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 1,72,500। क्लियर है बॉस? समझ में आया? तो चाहे आपका शेन वॉटसन हो, चाहे जो नॉन रेसिडेंट है, चाहे विराट कोहली हो जो कि एक रेसिडेंट है, दोनों के दोनों जो हैं आपके ऑप्शनल टैक्स रेजिम में ये रेट से टैक्स भरेंगे। क्लियर है क्या बॉस? समझ में आया? चलो, तो द शॉर्टकट टू रिमेंबर दिस रेट क्या है? एक सेकेंड रुक जाओ। देखो ये रेट आपको रटनी पड़ेगी, ये रेट आपको रटनी पड़ेगी कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। राइट, आप एक फिगर याद करके रखोगे 1,12,500 का, कि जब कभी भी हमारी टोटल इनकम जो है इट इज ग्रेटर देन 10 लैक्स तो हमको ये फिगर याद रखना है, और 10 लाख के ऊपर का जितना भी पोर्शन है उसको हमको 30% से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, चलो अब ऐसी बात करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है सर, अगर कोई इंडिविजुअल है और वो रेसिडेंट है, उसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है एंड लेस देन 80 ईयर्स है, ठीक है, उसकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा बट लेस देन 80 ईयर्स है, उसने अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रखी है तो सर उसको बेनिफिट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। उसकी नील रेट की जो टैक्स लायबिलिटी है ना वो 3 लाख रुपए तक की इनकम की होगी। तो ये जो 3 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया ना, इसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ना वो सीनियर सिटीजन के केस में बढ़ के 3 लाख हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद 3 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20% और 10 लाख के ऊपर 30% की रेट एप्लीकेबल होगी। ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल सर विराट कोहली एक रेसिडेंट आदमी था, बिल्कुल था सर,
बट उसकी एज 60 से कम थी, तो वो कहाँ फॉल करेगा, वो यहाँ पे फॉल करेगा। रवि शास्त्री ऑन द अदर हैंड 60 ईयर से ज़्यादा है, रेसिडेंट आदमी है, ऑप्शनल टैक्स रजीम में, तो वो यहाँ पे फॉल करेगा, राइट। सिमिलरली अगर आप ऐसा सोचो कि शेन वॉटसन नाम का एक आदमी है, तो शेन वॉटसन की एज तो 60 से कम की है, तो वो यहाँ पे फॉल करेगा अगर वो इंडिया में कुछ कमाता है पैसा तो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेनर, बिल गेट्स, जैसे बिल गेट्स है, अब बिल गेट्स 60 ईयर्स से ज़्यादा की उसकी एज है, तो बिल गेट्स नॉन रेजिडेंट है, राइट। क्या वो 60 ईयर्स से ज़्यादा या उससे इक्वल होने पे यहाँ पे फॉल करेगा क्या? जी नहीं सर। क्यों फॉल नहीं करेगा? क्योंकि उसके पीछे का कारण ये है कि भाई साहब बिल गेट्स जो है ना वो एक रेसिडेंट नहीं है, और ये 3 लाख वाला जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ये खास रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, दिस इज नॉट फॉर नॉन रेसिडेंट्स। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट भी है जिसकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा की है, तो भी सर वो कहाँ पे फॉल करेगा, वो यहाँ पे फॉल करेगा, राइट सर। तो ऐसा समझ के चलो कि नॉन रेसिडेंट्स irrespective of age, नॉन रेसिडेंट्स irrespective of their age कहाँ पे फॉल करेंगे, ऊपर फॉल करेंगे। क्लियर है क्या सर? ठीक है, आ जाओ नीचे। अब अपन बात कर लेते हैं कि कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है सर, जिसकी एज मोर देन इक्वल टू 80 ईयर्स की एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, और उसने क्या किया है, ऑप्शनल टैक्स रजीम ऑप्ट करी है, ठीक है। अगर उसने ऑप्शनल टैक्स रजीम ऑप्ट करी है तो ऐसे केसेस में उसको जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ना वो 5 लाख तक का रहेगा। उसकी 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से लेके 10 लाख तक की जो इनकम रहेगी उस पर 20% की रेट से टैक्स लगेगा, और 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम रहेगी उस पर सर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। समझ में आया क्या सर? एम आई क्लियर? ठीक है, 10 लाख रुपए के ऊपर जितनी भी इनकम रहेगी उस पर 30 लाख का टैक्स लगेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले केस में फिगर बताया था याद करने के लिए, वैसे इन दोनों के लिए भी आप एक फिगर सुन लो। सर दूसरे वाले के लिए आप एक फिगर सुन के चलो, 1,10,000 का, ठीक है सर। क्या फिगर सुन के चलोगे? 1,10,000 रुपये का, ठीक है, दिस इज द फिगर। ये एक शॉर्टकट है, मतलब कभी भी अगर आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा जाती है एंड लेस देन 80 ईयर्स होती है, तो ऐसे केसेस में अगर आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर जा रही है तो आप सिंपली ऐसा कर देना, 1,10,000 रुपये प्लस जितनी भी इनकम है माइनस 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30%। लाइकवाइज अगर आपकी एज ड्यूरिंग देयर कभी भी 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा जाती है तो आपको फिगर याद रखना है 1,00,000 रुपये का, ठीक है सर। अब अगर अभी मैं आपको थोड़े इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाऊंगा ना तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये फिगर मैं आपको कैसे याद करवा रहा हूँ, ठीक है सर। आओ एक बार अपन कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ पे आओगे, इधर आओ। ये देखो सर, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन में लिखा है सर कि आपकी टोटल इनकम है 15 लाख रुपीज़ की, आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है फॉलोइंग केसेस में। अगर आप 35 ईयर्स के एक रेसिडेंट हो, ठीक है, अगर आप, एक सेकेंड, ये क्या लिखा है मैंने, ठीक है, अगर आप 35 ईयर्स के रेसिडेंट हो तो बताना है, 61 ईयर्स के रेसिडेंट के केस में बताना है, और 82 ईयर्स के नॉन रेसिडेंट के केस में बताना है, ठीक है सर, बता देंगे। सर पहला देखो, पहला अपना केस है कि अगर अपनी एज कितनी है सर, अगर अपनी एज है 35 की और अपन रेसिडेंट है, तो अपने को कितना एग्जेम्पशन लिमिट फॉलो करना है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% यानी कि 12.5%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में सर आएगा आपका 1,00,000 रुपये 20% की रेट पे, और अपनी इनकम 15 लाख थी, तो 10 लाख के ऊपर का फिगर कितना है, 5 लैक्स है, तो 5 लैक्स का आप 30% करोगे तो 1,50,000 का अमाउंट आएगा, ठीक है। इसका जब आप टोटल करोगे तो सर ये अमाउंट आएगा 2,62,500 का, और इस पे आपको 4% का सेस और ऐड करना है, ठीक है। तो इस पे अगर मैं 4% का सेस ऐड करूं तो देखते हैं कितना आएगा, आई गेस 15,000 कुछ आएगा, देख लेते एक बार। 2,62,500 मल्टीप्लाइड बाय 4%, 10,500 आ रहा है, माय बैड, 10,500 आ रहा है। ये कितना आ गया सर, 2,73,000 का फिगर आ रहा है। क्लियर है क्या सर? याद है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अगर मैं अपने ट्रिक से करता तो क्या होता सर, मेरे को याद करना पड़ता फिगर 1,12,500 का, उसमें मैं प्लस करता टोटल इनकम 15 लाख माइनस बेस जो 10 लाख तक का फिगर था मल्टीप्लाई 30%, दिस वुड हैव इजीली गिवन मी
2,62,500। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है सर, यहाँ तक के क्लियर है क्या बॉस? अरे हाँ या ना? राइट, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अपना, अगर उसकी एज 61 ईयर्स की है और वो रेसिडेंट है तो अपना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ के 3 लाख का हो जाएगा। परफेक्ट। तो यहाँ पे देखो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख पे 10,000, 5% की रेट से, राइट। उसके बाद सर 5 लाख से 10 लाख पे 20% की रेट से 1 लाख, और फिर 10 लाख के ऊपर 15 लाख तक 30%, यानी कि 1.5 लाख। तो ये कितना फिगर आएगा? 2,60,000 का फिगर आएगा। इस पे सर मुझे 4% का सेस ऐड करना है, तो वो सिंपली हो जाएगा, कितना आएगा? 80 और 60, 10,400 आएगा। 10,400 आएगा एंड दिस विल गिव यू 2,70,400 का फिगर। क्लियर है क्या सर? ठीक है, अपने ट्रिक से याद करते तो भी हो जाता था। 1,10,000 ये वाला फिगर आपको याद रहता, प्लस सिंपली आप 1.5 लाख और कर देते थे। ठीक है, चलो आगे आओ। अब अगर यहाँ पे बोल रहा है कि भाई साहब की एज कितनी है? 82 ईयर्स की, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है वो नॉन रेसिडेंट। तो 82 ईयर्स का आप सोच रहे होगी कि 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा, बट वो नहीं मिलेगा क्योंकि ये सर एक नॉन रेसिडेंट है, और नॉन रेसिडेंट में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख का ही मिलता है। तो 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12.5%, मतलब 5% की रेट से 12,500, फिर 1 लाख का फिगर, और फिर उसके बाद सर 1.5 लाख का फिगर। तो मतलब एग्जैक्टली वो सेम ही हो गया, ज़्यादा जीरो हो गया, राइट। 2,62,500 यहाँ पे आ गया 10,500, दिस विल गिव यू 2,73,000। अरे यस और नो? अरे हाँ या ना तो बोलो, अपना मुंह तो खोलो। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला टॉपिक है सरचार्ज का। पता है ना, रईस लोगों से थोड़ा और ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना था, बताया था ना, वो उसके लिए अपन लगाते हैं सर सरचार्ज। ठीक है, तो अभी अपन सरचार्ज का टॉपिक पढ़ेंगे। देखो सर, क्या बोल रहा है सरचार्ज? कब से चालू होता है सरचार्ज लगना? सर सरचार्ज लगना चालू होता है जैसे ही आपका टोटल इनकम 50 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है। 50 लाख से ऊपर गया इनकम, बट अप टू 1 CR, मतलब अगर 1 करोड़ या उसके अंदर है तो 10% की रेट लगती है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर डॉट एग्जैक्टली 50 लाख की इनकम रही तो सरचार्ज नहीं लगेगा। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ मोर देन वर्ड यूज किया है। ऑल्सो अगर 1 करोड़ की एग्जैक्ट इनकम रही तो सरचार्ज का रेट 10% ही रहेगा, क्योंकि वहां पे अप टू यूज किया है, यानी कि लेस देन इक्वल टू। ठीक है सर, परफेक्ट। 1 करोड़ से ज्यादा बट अप टू 2 करोड़, मतलब 1 करोड़ 1 रुपए से लेके 2 करोड़ तक अगर आप कुछ भी कमाते हो तो ऐसे केसेस में सरचार्ज का रेट बढ़ के 15% का हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर 2 करोड़ 1 रुपए से लेके 5 करोड़ तक कुछ भी कमाते हो तो ऐसे केसेस में आपका सरचार्ज का रेट जो है आपके टैक्स अमाउंट पे 25% का लगेगा। और अगर सर आपने 5 करोड़ 1 से ज्यादा, मतलब 5 करोड़ 1 या उससे ज्यादा कुछ भी कमाया तो सरचार्ज का रेट बढ़ के 37% का हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, 37% का हो जाएगा सरचार्ज का रेट। ठीक है सर, तो कैसे याद करना है? देखो मेरे साथ साथ बोलो। 50 लाख तक कुछ भी नहीं, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक 25%, 5 करोड़ से ऊपर कितने भी रुपए तक 37%, उसके ऊपर कोई स्लैब नहीं है। ठीक है सर, चलो ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक? परफेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है सर, वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है? इंपॉर्टेंट नोट ये है सर कि भाई साहब, एक सेकेंड रुको। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ऐसी 4 इनकम होती है ना जिसपे आपका सरचार्ज ये दोनों रेट तक नहीं जाएगा। मतलब 4 ऐसी इनकम जिसपे सर आपका जो सरचार्ज है दैट विल बी मैक्सिमम 15%, मतलब 15% से एक्सीड नहीं करेगा 4 इनकम में। ऐसी कौन सी खास इनकम है सर? देखो वो 4 इनकम में सर सबसे पहले आता है आपका डिविडेंड का इनकम।
सर डिविडेंड की जो इनकम होती है जो कि आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती है, अदर सोर्सेज में जाता है डिविडेंड का इनकम। सर क्या होता है डिविडेंड? सर अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेस करते हो तो वो लोग आपको डिविडेंड अगर अनाउंस करते हैं तो वो डिविडेंड पे करते हैं। अब वो डिविडेंड जो पे करते हैं वो आपका कोई बिजनेस का तो इनकम है नहीं, कैपिटल गेन का तो इनकम है नहीं, तो वो अदर सोर्सेज में जाता है जो कि टैक्सेबल होता है आपके नॉर्मल स्लैब रेट्स पे, जो अपन अभी ये पढ़े ना, ये रेट पे अपना टैक्सेबल होता है। ठीक है सर। इसके अलावा डिविडेंड की इनकम के अलावा 3 और सेक्शन है, 111A, ठीक है, 111A, 112 और 112A, ये 3 सेक्शन की भी कुछ इनकम्स है जिसपे सर सरचार्ज की रेट जो है ना वो कभी भी एक्सीड नहीं हो सकती 15% से। क्यों नहीं बन रहा है ये बॉक्स? एक सेकेंड रुक जाओ। क्या दिक्कत है बॉस? ठीक है, ये 3 ऐसी सेक्शंस हैं जो इनकम पे आपका सरचार्ज का रेट ना 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सर ऐसा क्या है इनमें? ये कौन सी इनकम होती है? सर ये इनकम के बारे में अपन डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, अभी मैं बस आपको एक जिस्ट बता देता हूँ। देखो सर, 111A जो होता है, ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर आपने किसी भी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करे, ठीक है, या फिर सर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नाम का एक चीज होता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नाम का एक चीज होता है, उसके अगर आपने यूनिट्स परचेज करे, या फिर सर आपने किसी बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स परचेज करे। सर ये बिजनेस ट्रस्ट नाम की चीज क्या होती है? सर बिजनेस ट्रस्ट नाम का एक चीज़ होता है, ऐसा फंड बनाया जाता है जहाँ पे आप पैसा डालते हो, ठीक है, और वो पैसा, अब जाने दो उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, नहीं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये आपके लेवल का टॉपिक भी नहीं है, ये आपके इंटर लेवल का टॉपिक भी नहीं है। आप एक काम करो, इसको इधर से हटा लो, ठीक है। आप ऐसा समझ के चलो कि आपने अगर कोई लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर्स, ऐसी कंपनी जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड जो अपना एक सर्टन क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल करता है कि सर्टन परसेंटेज ऑफ द टोटल पूल ऑफ मनी वो इक्विटीज, डोमेस्टिक कंपनी की इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता हो, ऐसे म्यूचुअल फंड के अगर आप यूनिट्स परचेस करते हो, ठीक है, और उसको एक शॉर्ट टर्म तक होल्ड करते हो, यानी कि 12 महीने से भी कम होल्ड करके बेच देते हो, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है, वो टैक्सेबल होता है 111A में। सिमिलरली अगर आप ये सेम चीज़ों को, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ बड़बड़ करी है, ये सेम चीज़ों को अगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करते हो विच इज मोर देन 12 मंथ्स और फिर बेचते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है एंड दैट इज टैक्सेबल अंडर 112A। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन हो गए, और उसके अलावा सर एक सेक्शन था 112 का। 112 में क्या आता है सर? 112 में आता है कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन, ठीक है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन 112A। मतलब ये 112 में ए में जो मैंने लिखा है ना, ये सारे एसेट्स को छोड़ के कोई भी दूसरा कैपिटल एसेट रहने दो, अगर वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करके आप बेच रहे हो तो वो टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 112। तो ये 3 सेक्शन, इसके अलावा आपकी डिविडेंड की इनकम, ये 4 ऐसी इनकम है सर जिसपे आपकी सरचार्ज की जो रेट है वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है सर, समझ में आया क्या? क्लियर है। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी टोटल इनकम है 60 लाख रुपीस की, जिसमें आपका डिविडेंड और कैपिटल गेन 30 लाख का है, बैलेंस इनकम आपकी 30 लाख की है। क्योंकि आपकी टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर गई और 1 करोड़ के अंदर थी, तो आपके ऊपर सरचार्ज क्या रेट से एप्लीकेबल हो जाना चाहिए? सर मेरे ऊपर सरचार्ज 10% की रेट से एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। तो सिंपल है, चाहे डिविडेंड और कैपिटल गेन हो चाहे नॉर्मल इनकम हो, 10% का सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मेरी इनकम 1,25,00,000 है टोटल इनकम, जिसमें से 50 लाख का डिविडेंड और कैपिटल गेन है और 75 लाख का सर मेरा क्या है? बैलेंस इनकम है। तो मेरे पे, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर मेरी टोटल इनकम है और 2 करोड़ के नीचे है, तो ऐसे केसेस में 15% का सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ मेरा टोटल इनकम 2,20,00,000 का है। कितना है सर? 2,20,00,000 का। उसमें से डिविडेंड और कैपिटल गेन कितना है सर? डिविडेंड और कैपिटल गेन है 40 लाख का। क्या बात कर रहे हो सर? और बैलेंस इनकम जो है ना, बैलेंस इनकम यहाँ पे मेरी कितनी है सर? बैलेंस इनकम यहाँ पे मेरी 1,80,00,000 की है। ठीक है सर, 1,80,00,000 की मेरी बैलेंस इनकम है।
अब क्योंकि मैं 2 करोड़ प्लस चला गया, 5 करोड़ या उससे कम में हूं, तो ऐसे केसेस में मेरे पे सरचार्ज का रेट 25% का एप्लीकेबल हो जाना चाहिए। बट मैं डिविडेंड और कैपिटल गेन पे तो मैक्सिमम 15% का ही सरचार्ज ठोक सकता हूं, है कि नहीं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरी डिविडेंड और कैपिटल गेन वाली जो इनकम है उस पर तो मैं सिर्फ 15% का सरचार्ज लगा सकता हूं। ठीक है सर, तो 15% का सरचार्ज मैंने लगा दिया, राइट। लेकिन जो मेरी नॉर्मल इनकम है, बैलेंस इनकम, क्या मैं उस पे 25% का लगाऊंगा या उस पे भी मुझे 15% का लगाना पड़ेगा? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना। सर आपकी जो बैलेंस इनकम है ना, अदर देन द स्पेशल 4 इनकम्स, अगर आपकी जो बैलेंस इनकम की बात करी जाए, क्या वो अपने आप 2 करोड़ से 5 करोड़ के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है? नहीं सर, वो तो 1 करोड़ 80 लाख है, वो अपने आप में 2 करोड़ के ब्रैकेट को एक्सीड नहीं कर रहा। तो ऐसे केसेस में सर उस पर भी आपको 15% का ही सरचार्ज लगाना पड़ेगा, आप उस पर भी 25% का नहीं लगा सकते। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अगला एग्जाम्पल देखो, तो वहाँ मेरी टोटल इनकम 4 करोड़ की है, जिसमें से 1.5 करोड़ का मेरा डिविडेंड और कैपिटल गेन का इनकम है, जिसपे सरचार्ज का रेट मैक्सिमम 15% होगा, राइट। और मेरा जो बैलेंस इनकम है वो कितना है सर? वो है 2.5 करोड़ का। कितना है सर? 2.5 करोड़ का, राइट। तो मेरा डिविडेंड और कैपिटल गेन जो 1.5 करोड़ का है उस पर तो सवाल ही नहीं उठता, 15% का मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा। बट जो मेरी बैलेंस इनकम है, राइट, क्योंकि मैं 4 करोड़ हूं, 2 करोड़ से 5 करोड़ के ब्रैकेट में हूं, जहां पे जिसके अकॉर्डिंग 25% का सरचार्ज अप्लाई होता है। अब मेरी बैलेंस इनकम जो है वो कितनी है सर? 2 करोड़ 50 लाख है। क्या वो अपने आप में 2 करोड़ से 5 करोड़ के ब्रैकेट में फिट हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। तो अब यहाँ पे उस पर मैं 25% का सरचार्ज लगा दूंगा। क्लियर है क्या? राइट। अगला वाला देखो, मेरी इनकम 6 करोड़ 50 लाख की है, मेरा डिविडेंड और कैपिटल गेन 1 करोड़ 20 लाख का है। इस पे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं ऑल्दो 5 करोड़ प्लस वाले ब्रैकेट में हूँ, 37% वाले ब्रैकेट में हूँ, बट मैं मेरे डिविडेंड और कैपिटल गेन की इनकम पे मैक्सिमम जो है टैक्स अमाउंट पे 15% का सरचार्ज लगाऊंगा। ऑन द अदर हैंड, जो मेरी बैलेंस इनकम है वो 5 करोड़ 30 लाख है भाई, वो अपने आप में 5 करोड़ का ब्रैकेट एक्सीड कर रही है, तो उस पर सरचार्ज मेरे को 37% का लगाना पड़ेगा। यस और नो? और यहाँ पे सर आपका ये डिविडेंड और कैपिटल गेन का मतलब है अदर देन 111। ठीक है सर, वहां पे जो मैंने स्टार मार्क करा है ना, उसका मतलब है अदर देन 111। अब 111 मतलब क्या होता है सर? 111 मतलब आपके लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, जिनको आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होल्ड करते हो, इन एसेट्स को छोड़ के जो कोई भी कैपिटल एसेट को आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होल्ड करा है, वो टैक्सेबल होते हैं 111 में। और 111 पे टैक्स लाइबिलिटी आती है इन रेट्स के हिसाब से। तो वो वाला जो है वो अपना यहाँ पे हिट नहीं होएगा सरचार्ज के कॉन्सेप्ट में। ठीक है सर, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया ना सरचार्ज का, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने डिफॉल्ट टैक्स रजीम में भी सरचार्ज का टॉपिक पूरा अच्छे से समझ लिया है। ठीक है सर, अब अपन इसके 1-2 इलस्ट्रेशन करेंगे ना, तो चीज़ें और क्लियर होते चले जाएगी, राइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने आपको ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पॉइंट लिखा है। देखो सर, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट क्या बोलता है कि एसएससी की टोटल इनकम 6 करोड़ 50 लाख है। कितनी है सर एसएससी की टोटल इनकम? 6 करोड़ 50 लाख है, जिसमें से डिविडेंड और कैपिटल गेन 1 करोड़ 20 लाख, बैलेंस इनकम 5 करोड़ 30 लाख। ठीक है, तो डिविडेंड और कैपिटल गेन पे तो मैक्सिमम 15% ही लगेगा, क्योंकि बैलेंस इनकम, ठीक है, 15% लगेगा क्योंकि बैलेंस इनकम अपने आप में 5 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए उस पर। ठीक है, अच्छा मेरी 1 मिनट बोलने में थोड़ी गलती हुई है, 1 सेकंड रुको। डिविडेंड और कैपिटल गेन पे तो मैक्सिमम 15% ही लगेगा, लेकिन क्योंकि बैलेंस इनकम अपने आप में 5 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए उस पर 37% लगेगा, राइट। सिमिलरली अगर आप अगला देखो कि एसएससी की टोटल इनकम 4 करोड़ की है, जिसमें से डिविडेंड और कैपिटल गेन जो है अपना कितना है? 1.5 करोड़, उस पर तो मैक्सिमम 15% ही लगेगा, लेकिन क्योंकि बैलेंस इनकम अपने आप में 2 करोड़ से ज्यादा एंड लेस देन 5 करोड़ है, इसलिए उस पर 37 नहीं बल्कि कितना लगेगा? 25% लगेगा। ठीक है सर, परफेक्ट। अगला पॉइंट देखो, एसएससी की टोटल इनकम 2 करोड़ 20 लाख की है, डिविडेंड और कैपिटल गेन कितना भी हो उस पर तो मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लगेगा, लेकिन क्योंकि बैलेंस इनकम अपने आप में 1 करोड़ से ज्यादा एंड 2 करोड़ से कम है, इसलिए उस पर 25% लगेगा। ठीक है, इस पर उसमें 25% लगेगा, और ना कि, ठीक है, 25% नहीं बल्कि 50, 1 सेकेंड, कि बैलेंस इनकम अपने आप में दिस है, उस पर 25% लगेगा, नहीं बल्कि
एक सेकेंड रुको यार, यहाँ पे मैंने एक मिनट यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा वर्ड, लेकिन क्योंकि बैलेंस इनकम अपने आप में 1 करोड़ से ज़्यादा एंड 2 करोड़ से कम नहीं है, ठीक है, इसलिए उस पर 25% नहीं बल्कि 15% ही लगेगा। दिस इज हाउ वी शुड रीड इट। क्योंकि बैलेंस इनकम, ठीक है एक सेकेंड, क्योंकि बैलेंस इनकम अपने आप में 1 करोड़ से ज़्यादा एंड 2 करोड़ से कम नहीं है, इसलिए उस पर 25% नहीं बल्कि 15% लगेगा। ठीक है सर, ये मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, जो ऊपर मैंने बताया ना वो सेम चीज़ है और कुछ नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, मिस्टर एक्स, ये चलो इस टाइप का इलस्ट्रेशन अपन ने अभी 3-4 इलस्ट्रेशन करे, ठीक है, टोटल इनकम निकालने के, टोटल टैक्स लाइबिलिटी अलग अलग एजेस में, ये मैंने अभी आपको कराया। ये वाला देखो, ये वाला इलस्ट्रेशन देखो, सरचार्ज का इलस्ट्रेशन है। मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है जिसकी टोटल इनकम 76 लाख रुपीज की है फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26, कंप्राइजिंग ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, मिस्टर एक्स, उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है 25-26 में, तो सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी और फिक्स्ड डिपॉजिट से उसको इनकम हुई है, मतलब कोई स्पेशल रेट की इनकम नहीं है। अपने को टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, अज्यूमिंग उसकी एज है 45 ईयर्स की, एंड अज्यूम हिम टू बी अ इंडियन रेसिडेंट, और मान के चलो कि वो एक रेसिडेंट इंडियन है। ठीक है सर। ऑल्सो ही हैज़ एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रजीम। उसने डिफॉल्ट टैक्स रजीम से ऑप्ट आउट करा है, इसका मतलब ये है कि वो ऑप्शनल टैक्स रजीम में टैक्स भर रहा है। ठीक है सर, जम जाएगा। ठीक है, देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर 76 लाख रुपीज़ का उसका टैक्सेबल इनकम है। सिंपली मैं क्या करूँगा, 1,12,500 प्लस 76 लैक्स माइनस 10 लैक्स, क्योंकि 10 लाख पे तो 1,12,500 का टैक्स आ गया, मल्टीप्लाई 30% करूँगा, यानी कि 66 लैक्स पे 30%, 19,80,000, 19,80,000 और 1,20,00,000, 20,92,500। सर इतना फास्ट कैलकुलेट हमसे तो नहीं हो रहा, आपके हाथ में कैलसी होगा ना, उस पर करो ना, राइट। तो 76 लैक्स माइनस 10 लाख 66 लैक्स, मल्टीप्लाई 30% करोगे तो 19,80,000 आएगा, उसमें प्लस 10 लाख की इनकम पे जो टैक्स अमाउंट आया था 1,12,500, उसको ऐड कर दो, तो आपका अमाउंट कितना आएगा सर टैक्स का? आपका अमाउंट आ जाएगा सर 20,92,500 रुपीज़ का। अब भूलना नहीं, क्योंकि मेरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा थी, तो मुझे अब इस पर सरचार्ज लगाना पड़ेगा 10% की रेट पे, राइट। और सरचार्ज लगाते हैं अपने इनकम टैक्स अमाउंट पे, तो मेरा जो ये 20,92,500 है ना, उस पर 10% का टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो 2,09,250 रुपये आएगा। क्लियर है क्या बॉस? ठीक है। अब टैक्स अमाउंट आफ्टर सरचार्ज आ गया मेरा 23,01,750 का, राइट। इस पे मुझे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ेगा, विच इज़ 92,070 रुपीज़। इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरा 23,93,820 का टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। अरे यस और नो? अरे हाँ या ना तो बोलो। क्लियर है क्या बॉस? जी हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, चलो जब ये आपका अमाउंट हो जाएगा ना पूरा कैलकुलेट, तो इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा बहुत और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ऑफ मार्जिनल रिलीफ। राइट सर, यहाँ तक की चीज़ें अगर एकदम क्लियर है, राइट, तो एक बार लंबी सांस लो, ठीक है, और पानी पी लो फटाफट से। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ठीक है सर, मैं भी पानी पी लेता हूँ, एक काम करो।
चलो सर, अगला टॉपिक जो है ना वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मार्जिनल रिलीफ का टॉपिक है। तो ज़रा आप इधर आओ। हम्म, ठीक है। ऑल्सो टेक दिस एज होमवर्क। ठीक है, सरचार्ज की प्रैक्टिस करने के लिए आप ये 2 क्वेश्चन होमवर्क ले लो। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये वाला पोर्शन कि टोटल इनकम आपकी 2,50,00,000 की है एंड आपका एज 36 ईयर्स का है और आप एक नॉन रेजिडेंट हो। फर्स्ट होमवर्क ये रहेगा। दूसरा होमवर्क रहेगा ये। ठीक है, क्या रहेगा दूसरा होमवर्क कि सर आपका ये थोड़ा सा ट्रिकी होएगा। ये वाला मैं करा दूँ क्या? ये वाला आप करा दो सर, एक काम करो। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सर कि आपका टोटल इनकम 3,50,00,000 का है, आप रेसिडेंट हो, आपकी एज 62 ईयर्स की है। ठीक है सर, आपका स्पेशल रेट का इनकम दिया है 111A का, 20% की रेट पे जो टैक्सेबल होता है 1,01,20,00,000, और 2,30,00,000 का आपका इनकम दिया है बैलेंस इनकम। ठीक है, आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के ब्रैकेट में है, तो सरचार्ज का रेट क्या हिट होना चाहिए? 25%। बट सर ये वाला जो इनकम है ना, इस पे सरचार्ज 15% का ही लगेगा, लेकिन जो बैलेंस इनकम पे टैक्स अमाउंट आएगा उस पर मैं सरचार्ज 25% का लगा सकता हूँ, क्योंकि वो अपने आप में 2 करोड़ से 5 करोड़ के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। ठीक है सर, अब यहाँ पे ध्यान दो। 1,20,00,000 पे 20% की रेट अगर लगाऊं तो 24 लाख का फिगर आएगा। ये एक टैक्स अमाउंट तय हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो इसका अमाउंट नील रहेगा। बिल्कुल सर, नील रहेगा। ठीक है, 1 मिनट, इसको यहाँ क्यों लिखते हैं, इसको इधर ही लिखो ना। ये देखो ये नील रहेगा, ये 12,500 का रहेगा। नहीं, 12,500 नहीं, क्योंकि आपकी एज 60 ईयर्स की है, तो आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख का मिलेगा। तो ये अमाउंट कितना होगा सर? ये वाला अमाउंट आपका 10,000 का होगा। ये वाला जो है ना फिगर, इसको 3 लाख करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन रेसिडेंट है क्या? नहीं, रेसिडेंट है, बराबर। ठीक है, चलो उसके बाद ये अमाउंट आएगा आपका ₹1,00,000। एंड फिर आपका जो अमाउंट है 10 लाख से लेके 2,30,00,000 के बीच में इनकम 2,20,00,000 आता है। 2,20,00,000 पे आप 30% करोगे तो 66 लैक्स आएगा। 66 लैक्स में आप 1,10,000 ऐड कर दो तो 67,10,000 आएगा। तो आपका टोटल टैक्स बिफोर सरचार्ज कितना आएगा? 67,10,000 प्लस 24 लैक्स, 87,91, 91,10,000 आएगा। अब इस पे मुझे सरचार्ज ऐड करना है। तो गाइस सरचार्ज में क्या होगा ना, देखो बहुत सिंपल है। आपका सरचार्ज ऑन STCG कितना आएगा? सर STCG पे सरचार्ज आएगा 15% की रेट ऑन 24 लाख। ठीक है, और जो बैलेंस इनकम है, सर बैलेंस इनकम पे जो है ना आप सरचार्ज लगा सकते हो 25% की रेट पे, और उसका इनकम टैक्स अमाउंट है 67.1 लाख मल्टीप्लाई 25%। ठीक है, जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहाँ पे सरचार्ज का अमाउंट मिल जाएगा, जो आप फर्दर यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, अब अपन एक बार फटाफट से कैलकुलेट करते हैं कितना अमाउंट आएगा। देखो सर, 24 लाख पे 15%, ये आ रहा है 360। ठीक है, तो इसको तो आप यहाँ पे लिख लो 3,60,000। ऑन द अदर हैंड आप 67,10,000 पे अगर 25% करोगे, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई 25%, तो ये आ रहा है 16,77,500। ठीक है, कितना आ रहा है? 16,77,500। इन दोनों को अपने को प्लस करना है। ठीक है, तो 16,77,500 प्लस 3,60,000, 20,37,500। ठीक है, कितना आएगा? 20,37,500। ये आ गया आपका टोटल सरचार्ज। राइट, इसको आप जब ऐड करोगे तो कितना अमाउंट आएगा? ये आएगा 47,500 और 20, और ये आएगा 1,11,00,000 का। और इस पे फिर 1,11,00,000 47,500 के अमाउंट पे आपको 4% का सेस जोड़ना रहेगा। 1,11,47,500 मल्टीप्लाई 4% इक्वल टू 445,900। ठीक है, 445,900। ठीक है सर, जम गया क्या? और इसको जब ऐड करूँगा तो कितना आएगा? इसमें प्लस कर देता हूँ, 1,11,47,500। सही लिखा है ना?
हाँ इसके लिखा है, तो इसको इक्वल टू करो 1,15,93,400। दिस विल गिव यू 1,15,93,400। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी, अगर आपको इस तरीके से कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट आती है तो। ठीक है सर। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली मत करो, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मैंने आपको डिविडेंड का इनकम दे दिया है। प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। टेक्निकल क्यों होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको इंटर लेवल पे आएगा नहीं। ठीक है, मैंने थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बनाया है, आप बस इसको एज अ हॉट्स क्वेश्चन घर पे ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली रीच आउट टू मी, मैं आपको इसका डिटेल में सोल्यूशन समझाऊंगा। ठीक है, कैसे समझाऊंगा, मैं आपको इसके सोल्यूशन का फोटो भेजूंगा। एंड देन अगर तब तक क्लास अपनी चलती रही, मेरी रिकॉर्डिंग पेंडिंग रही, तो मैं आपको उस अगले क्लास में ही कवर करवा दूंगा। बाय एनी चांस ऐसा होता है कि अभी पूरी रिकॉर्डिंग होने के बाद आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो और आप ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजो, मैं आपको इसका बहुत शॉर्ट में एकदम क्रिस्प तरीके से मतलब समझा दूंगा कि कैसे इसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, बट ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बट प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, टू टेस्ट कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया, कितना टेक्निकली आप समझ पाए। ठीक है, चलो बस मैं एक हिंट दे देता हूँ कि आपकी ये जो इनकम है ना, यहाँ पे 2,20,00,000, इसमें आपका डिविडेंड का इनकम 20 लाख का है, एंड इट इज़ अ स्पेशल इनकम। इस पे सर सरचार्ज कभी भी ना 15% से ज़्यादा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सर मेरा कोई स्पेशल रेट का इनकम तो है नहीं, मैं तो नॉर्मल स्लैब पे ही कैलकुलेट करूंगा 2,20,00,000 पे। तो मैं वो टैक्स के अमाउंट को बाइफरगेट कैसे करूँ, क्योंकि मेरे को डिविडेंड की इनकम पे जो टैक्स अमाउंट आएगा उस पर सरचार्ज मैक्सिमम 15% ही लगाना है, और जो दूसरा वाला है उस पर मैं लगा सकता हूँ क्या ज़्यादा इनकम। ठीक है, तो वो आपको एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी। हो जाएगा, थोड़ा ट्राई करो, हो जाएगा, नहीं हुआ तो मैं बैठा हूँ। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, इस पर ज़रा ध्यान दो। देखो सर, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देव नाम का एक रेसिडेंट है, ठीक है, उसकी एज 22 साल की है। ही अर्न्स अ टोटल इनकम ऑफ 1,50,00,000। आपको उसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है। सर अगर मैं आपको बोलूँ कि 1,50,000 की इनकम है, ठीक है, वो 22 साल का है, रेसिडेंट है, 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एप्लीकेबल होगा, तो 1,12,500 प्लस 1 CR 50,000 माइनस 10 lakhs मल्टीप्लाई 30%, बराबर है सर। ठीक है, ये अमाउंट आपको टैक्स दे के चल जाएगा, बराबर। ठीक है, कितना आएगा टैक्स, 1,50,000 माइनस 10 लाख करोगे तो 90,50,000 आएगा। ठीक है, उसका आंसर आएगा आपको 27,15,000 प्लस 1,12,500। दिस विल गिव यू 28,27,500। ठीक है, ये आ गया। इस पे आपको सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा सर। इस पे सरचार्ज क्यों लगाना पड़ेगा, इस पे सरचार्ज इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि सर आपकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर गई है, तो प्लस आपको 15% करना पड़ेगा, प्लस आपको 15% करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर मेरे को प्लस 15% करने पे जो अमाउंट मिलेगा ना, वो कितना मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। कैलसी कैलसी कैलसी, कितना आ रहा था अपना अमाउंट, 28,27,500। 28,27,500 प्लस 15% इक्वल टू 32,51,625। 32,51,625, 32,51,625, ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है अगर आप सब चीज़ें फॉलो करो। ठीक है सर, अगला देखो, अगर आपकी इनकम, देखो ये कब हो रहा है, अगर आपकी इनकम 1,50,000 की है, राइट। ठीक है, व्हाट इफ मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपकी इनकम सिर्फ 1 करोड़ होती तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आती है, एक बार कैलकुलेट करो। सर क्या फ़र्क पड़ता, उतना ही होता, नहीं एक फ़र्क पड़ता। फ़र्क ये पड़ता कि सर अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, तो आप पे सरचार्ज लगता है 10% के रेट से। ऑन द अदर एंड अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाती है तो आप पे सरचार्ज कितना लगता है, 15% से। तो मेरी इनकम अगर 1 करोड़ ही है तो मेरे पे सरचार्ज 10% की रेट से लगेगा, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो टैक्स अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, मैं बताऊँ आपको, 28, नहीं ये चेंज हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, 1,12,500 प्लस 1 CR माइनस 10 lakhs मल्टीप्लाई 30%। ठीक है,
इसमें मेरे को सरचार्ज भी दिखाना है, तो मैं इसमें यहीं पे लिखता हूँ सरचार्ज का अमाउंट, ठीक है, प्लस 10%, राइट। तो यहाँ पे अगला नीचे वाला अमाउंट जो रहेगा ना, वो पता है कितना रहेगा, 28,12,500 प्लस 10% का सरचार्ज, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा 281,250, 28,12,500 प्लस 10% इक्वल्स टू 30,93,750, ठीक है। कितना आ रहा है सर अपना अमाउंट, 30,93,750। अब एक बात मेरी ज़रा ध्यान से देखो, ये आपका टैक्स अमाउंट है अगर आपकी इनकम 1,50,50,000 की होती, और ये आपका टैक्स अमाउंट है अगर आपकी इनकम कितनी होती सर, 1 करोड़ की होती। इनकम में जंप कितना आया, 1,50,50,000, और 1 करोड़ के अकॉर्डिंग आप देखोगे, अगर कंपेयर करोगे तो इनकम में जंप कितना आया, ओनली एंड ओनली 50,000 रुपीज़ का। कितना जंप आया, सिर्फ 50,000 रुपये का। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप टैक्स का अमाउंट देखो तो भाई साहब बहुत तगड़ा जंप आया है। देखो सर, 3251 कितना था, 3251,625 माइनस 30,93,750, 30,93,750 इक्वल टू 157,875। सर जी 157,875। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरी इनकम बढ़ी है 50,000 से, बट मेरा टैक्स अमाउंट बढ़ रहा है 1,57,875 रुपए से, और ये तो सही नहीं है, एब्सोल्युटली अनफेयर है ये। आप मेरे पे ये जो सरचार्ज लगाने का कॉन्सेप्ट है, उसके वजह से पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी इनकम बस थ्रेशोल्ड के बहुत आसपास है, मेरे पे सरचार्ज का रेट तो बढ़ा दिया तुमने, बट जो सरचार्ज का रेट बढ़ाया है उसके वजह से इम्पैक्ट देखो कितना भारी इम्पैक्ट आ रहा है, कि मेरी इनकम बढ़ रही है 50,000 से, बट मेरा टैक्स अमाउंट बढ़ रहा है 1,57,875 रुपए से, विच इज एब्सोल्युटली अनफेयर। तो सरकार ने बोला ज़्यादा रोने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है, एंड दैट सोल्यूशन का नाम है मार्जिनल रिलीफ। ज़्यादा रोने की जरूरत नहीं है, हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे ना, क्यों रो रहे हो, हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। अब मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलता है सर, सरकार आपको बहुत सिंपल सी बात बोलती है, एक काम करो, 4-5 स्टेप फॉलो करने हैं आपको। सर सबसे पहले आपकी जो टोटल इनकम दी हुई है, ठीक है, एक्चुअल में उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करो, ठीक है, ये अमाउंट आएगा, मंजूर है सर, बोले मंजूर है। फिर एक काम करो, उसकी जो नियरेस्ट थ्रेशोल्ड है उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करो, ठीक है, वो इतना आ रहा है, बोले मंजूर है, बोले हाँ ठीक है मंजूर है। बोले अब स्टेप नंबर 3 में आओ, और स्टेप नंबर 3 में आप क्या करो, आपकी जितनी भी इनकम थी ना ओवर एंड अबव द थ्रेशोल्ड, ठीक है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरा टैक्स अमाउंट बहुत बढ़ रहा है, राइट, एक काम करो, वो इनकम का जो अमाउंट है ना वो आप पूरा का पूरा उठा के हमको दे दो। तुमने इनकम कमाई 1,50,000 की, बराबर है, मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, तुम 1 करोड़ पे टैक्स कैलकुलेट करो, और जो वो एक्स्ट्रा का 50,000 का इनकम है वो तुम स्ट्रेट अवे मुझे दे दो, उस पर टैक्स मत कैलकुलेट करो, वो 50,000 तुम मुझे दे दो। क्लियर है क्या? तो मतलब तुम इफेक्टिवली पेमेंट कितना करोगे सर, 31,43,750 का सरकार को तुम पैसा दोगे। जब तुम सरकार को 31,43,750 रुपीज का पैसा दोगे, तो तुमको पता है तुम्हारे को कितने का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। देखो सर, ये जब दोनों अमाउंट को तुम प्लस करोगे, दिस विल बी अमाउंट गिवन टू गवर्नमेंट, वो कितना आएगा, 31,43,750 का आएगा, ठीक है सर। तो तुमको जो है मार्जिनल रिलीफ कितने का मिलेगा, तुमको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, देखो सरकार बोलती है कि अगर तुमको हम मार्जिनल रिलीफ नहीं देते तो तुम कितना टैक्स भरते, 32,51,625 का भरते। अभी हमने तुमको मार्जिनल रिलीफ दे दिया तो तुम कितना टैक्स भर रहे हो, 31,43,750 का भर रहे हो। तो तुमको समझ में आ रहा है तुमको कितने का मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है। सर तुमको मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है, मैं बताता हूँ, 32,51,625 माइनस 31,43,750, 1,07,875 रुपये।
1,07,875 तुम्हारे बचा लिए हमने मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट से। समझ रहे हो? सरकार तुमको क्या बोलता है कि अगर कभी तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी इनकम बड़ी है कम पर टैक्स बड़ा है ज़्यादा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 स्टेप फॉलो करो। टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर लो जितनी एक्चुअल में है, फिर नियरेस्ट थ्रेशोल्ड वाला जो इनकम है उस पर टैक्स कैलकुलेट करो, और इनकम ओवर एंड अबव द थ्रेशोल्ड जो है, जो अपने केस में 50,000 है, उसको स्टेप नंबर 2 में ऐड कर दो। फिर स्टेप नंबर 4 में क्या करो, रिलीफ अमाउंट निकल के आएगा। कैसे आएगा सर? 1 - 3 करो, तुम्हारा रिलीफ का अमाउंट निकल के आ गया। क्लियर है क्या सर? अरे हाँ या ना तो बताओ। देखो सर, अब आप आओ टॉपिक पे, अपने कॉन्सेप्ट पे आओ। क्या बोल रहा है सर? मार्जिनल रिलीफ मतलब एक टैक्स बेनिफिट होता है जो कि रिड्यूस करता है एक्सेस टैक्स बर्डन व्हेन इनकम स्लाइटली एक्सीड्स द सरचार्ज थ्रेशोल्ड, ensuring अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है? मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट से आपकी टैक्स लाइबिलिटी में जो इंक्रीज आता है वो एक ग्रेजुअल इंक्रीज आता है, एकदम सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आ जाता। ठीक है? मार्जिनल रिलीफ में करना क्या है? टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम माइनस करना है टैक्स ऑन थ्रेशोल्ड लेवल प्लस इनकम इन द इंक्रीज इन द इनकम फ्रॉम थ्रेशोल्ड लेवल। एक एग्जाम्पल जो मैंने लिया है यहाँ पे वो सेम टू सेम टाइप का एग्जाम्पल है जो अपन ने वहां करा। ठीक है? इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट इन सिंपल लैंग्वेज, तो उसका मतलब होता है इनकम बड़ी है कम, टैक्स बड़ा है ज्यादा, लगता है गवर्नमेंट का है कोई नेक, ब्रैकेट में मैंने लिखा है फेक इरादा। सर आपने ये फेक क्यों लिखा? फेक इसलिए लिखा कि तुमको रिलीफ देने के नाम पे सरकार तुमसे थ्रेशोल्ड के ऊपर का जितना इनकम है वो भी तो पूरा एक झटके में ले रहा है। टैक्स छोड़ो, वो तो तुम्हारी इनकम ही ले रहा है, राइट? तो इसीलिए अपन कैसे याद रखेंगे मार्जिनल रिलीफ को कि इनकम बड़ी है कम, टैक्स बड़ा है ज़्यादा, लगता है गवर्नमेंट का है कोई नेक, ब्रैकेट में फेक इरादा। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है? आई होप आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? चलो आगे आओ। अगला जो टॉपिक है इट इज़ ऑफ रिबेट। रिबेट क्या बोलता है सर? रिबेट बोलता है कि सर मेरी इनकम बहुत मामूली इनकम है, तुम मेरे पे क्यों टैक्स ले रहे यार, ऐसा मत करो ना मेरे साथ, मैं कितना सा तो कमाता हूँ। सरकार बोलती ठीक है रुको, एक काम करो, कुछ कंडीशन के फुलफिल होने पे हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। कंडीशन क्या है? ध्यान से सुन लो। सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है कि अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो जिसने सर डिफॉल्ट टैक्स रजीम से ऑप्ट आउट करा है, यानी कि नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में वो एक्ट टैक्स भरता है, और उसकी टोटल इनकम जो है वो अप टू 5 लाख की है, बराबर। 3 कंडीशन है, आप रेसिडेंट होने चाहिए, आपने डिफॉल्ट टैक्स रजीम से ऑप्ट आउट किया होना चाहिए, और तीसरा सर आपकी जो टोटल इनकम है वो अप टू 5 लाख होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम आपको एक रिबेट देंगे। ठीक है? कितने रुपए का रिबेट मिलेगा? सर आपका जितना इनकम टैक्स पेबल आ रहा है वो, या फिर सर 12,500 रुपए, विच एवर इज लेस। इन दोनों अमाउंट में से जो अमाउंट लेस होगा उतने रुपए का आपको रिबेट मिलेगा। ठीक है सर? याद रखना, रिबेट कैन नॉट एक्सीड द टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेस, क्योंकि रिबेट जो है ना वो हम आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के पहले देते हैं। ठीक है? तो रिबेट जो है हम आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के पहले देंगे, तो वो अमाउंट आपका टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब रिबेट का अमाउंट आप अपने टैक्स लाइबिलिटी से माइनस कर दोगे, फिर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का अमाउंट ऐड कर दो, आपका टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। ठीक है सर? एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स को लॉन्ग टर्म पीरियड होल्ड करके बेचा, राइट, तो ऐसे केस में वो वाली जो इनकम आएगी ना, उस इनकम के अगेंस्ट आपको रिबेट अवेलेबल नहीं होता। मतलब वो एक ऐसा इनकम है जिसपे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वहां पे आपको ना कोई डिडक्शन मिलेगा, ना वहां पे आपको कोई रिबेट अवेलेबल होगा। क्लियर है सर? एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज़ समझना कि वो जो मार्जिनल रिलीफ का अपन अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ना, वो अमाउंट अपन अपने टैक्स लाइबिलिटी से माइनस कर लेते हैं, जो अपना 1,50,00,000 पे जो टैक्स अमाउंट आ रहा था, राइट। अपना मैं आपको एक इलस्ट्रेशन में बताता हूँ, ये देखो सुनो। अपन क्या करेंगे, अपन शो करेंगे जब सोल्यूशन ना, तो अपन ये टैक्स अमाउंट दिखाएंगे, राइट। इसके बाद अपन मार्जिनल रिलीफ माइनस करेंगे ये अमाउंट का, ठीक है। तो इवेंचुअली अपना अमाउंट कौन सा आएगा, ये वाला अमाउंट आएगा। इस अमाउंट पे अपने को एक चीज और करनी है, वो है हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना है, राइट। देखो सर, अगर आपने वो बुक वाला इलस्ट्रेशन देखोगे तो वहां पे अपन ने वही किया है। ये आ गया आपका टैक्स आफ्टर सरचार्ज इतना, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट निकाल लिया, इसको जब माइनस किया तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो सर टैक्स आफ्टर कंसिडरिंग द मार्जिनल रिलीफ इतना अमाउंट आया।
अब ये जो अमाउंट आएगा ना, इस पे आपको 4% का सेस जरूर ऐड करना है टोटल टैक्स लाइबिलिटी पर पहुंचने के लिए। बस एक छोटा सा पॉइंट था जो आपसे मिस हो गया था। ठीक है, तो आप एक काम करना, जो बुक वाला इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया, इसको आप एक बार इसमें सॉल्व करके देख लेना, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस में। ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी टफ क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिया अपने उधर रफ नोट्स में। ठीक है सर, समझ में आया क्या? चलो आ जाओ आगे आप लोग, फटाफट से आगे आओ। और आगे अब अपन क्या करेंगे, कुछ छोटी मोटी और टैक्स रेट्स को कवर करेंगे। ठीक है, क्या है वो छोटी मोटी टैक्स रेट्स? देखो सर, आज अपना टारगेट है कि अपने को डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के टॉपिक को निपटाना है। ठीक है, यहाँ तक के डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के टॉपिक को निपटाएंगे, और कल का जो क्लास है वहाँ पे अपन अपने स्पेशल टैक्स रेट्स और एग्रीकल्चर इनकम और कुछ छोटी मोटी जो छुटपुट बातें बचेगी उसको कवर करेंगे। हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। देखो सर, अपना जो बाकी के कंपनी फर्म्स वगैरह होते हैं उनके टैक्स रेट कितने होते हैं यहाँ पे वो दिया है। देखो सर, अगर कोई फर्म है, एलएलपी है या लोकल अथॉरिटी है, तो उसको जितनी भी उनकी कमाई है ना, उस पर फ्लैट 30% की रेट से टैक्स भरना पड़ता है। क्या बात कर रहे हो सर, फ्लैट? हाँ, कुछ भी नहीं, बाकी उनको सीधा फ्लैट, कोई स्लैब व्लैब नहीं मिलेगा, स्ट्रेट अवे फ्लैट 30% का टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर किसी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का टोटल इनकम कमाया तो 12% का सरचार्ज भी भरना पड़ेगा ऑन द टैक्स अमाउंट। ठीक है सर, समझ गया क्या? परफेक्ट। अगर मैं बात करूं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की, फॉर एग्जांपल अमूल, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अमूल एक कंपनी है तो यू आर रॉन्ग, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने लिज्जत पापड़ खाया है कभी, तो लिज्जत पापड़ कोई कंपनी नहीं है, लिज्जत पापड़ इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये लोग जब टैक्स भरते हैं तो ये लोग कितना टैक्स भरते हैं सर? इनकी जितनी भी इनकम हुई है अप टू 10,000 इनको 10% का टैक्स लगता है। अप टू 10,000 के बाद मोर देन 10,000 बट अप टू 20,000 इनको 20% का टैक्स लगता है। क्या बात कर रहे हो सर, इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तक के सिर्फ 5,000 रुपए का टैक्स आया, बराबर है। और 20,000 के ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर 30% के रेट से टैक्स लगता है। सो दिस इज हाउ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी पेज द टैक्स, राइट सर? ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी डोमेस्टिक कंपनी की, तो जो डोमेस्टिक कंपनी होती है, राइट, उनको कितना टैक्स भरना पड़ता है सर? यूजुअली ना 30% ऑफ द टोटल इनकम का उनको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन सर एक पॉइंट है कि अगर आपका प्रीवियस ईयर 23-24 में, ठीक है सर, अगर आपका प्रीवियस ईयर 23-24 में जो टोटल टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट्स है वो अप टू 400 करोड़ है, ठीक है, अगर आपका 23-24 में टर्नओवर जो है वो अप टू 400 करोड़ है, तो सर आपको इस साल में जो टैक्स रेट है ना वो सर 25% का ही रहेगा। क्लियर है क्या सर? सर लेकिन मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ 23-24 क्यों लिया, 24-25 क्यों नहीं लिया? राइट, अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी साल की बात करो, जैसे 25-26 के हर साल एक एक साल बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप हमेशा जैसे अगर अभी अपन 25-26 में है तो अपन 23-24 कंसिडर करके चल रहे हैं, अगर मैं 24-25 में होता तो मैं यहाँ 22-23 कंसिडर करके चलता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा 23-24 के साल में अप टू 400 करोड़ का टर्नओवर है तो मेरे को टैक्स लायबिलिटी सिर्फ मात्र कितनी आएगी, 25% की आएगी। लेकिन व्हाट इफ सर मेरा पहले साल का धंधा है, अगर आपका पहला बार है कंपनी का, तो ऐसे केसेस में कोई दिमाग ही नहीं लगाना, 30% का टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है सर, आपने इनका सरचार्ज नहीं पढ़ाया, सरचार्ज इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी और आपकी डोमेस्टिक कंपनी पे सेम सरचार्ज लगता है। कितना लगता है? अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 10 करोड़ है तो सरचार्ज का रेट 7% का होता है। अगर उनकी टोटल इनकम 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है तो सरचार्ज का रेट 12% का। क्लियर है सर? और लास्टली अगर एक फॉरेन कंपनी की मैं बात करूं तो उनको फ्लैट 35% का टैक्स भरना पड़ता है उनकी इनकम पे। और सरचार्ज की बात करूं तो टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा बट अप टू 10 करोड़ है तो 2%, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर 5% का सरचार्ज लगता है। सर क्या हमको ये फर्म का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कंपनी का या फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट याद करना है? आपको याद रखना चाहिए, राइट, क्योंकि आपके मॉड्यूल में है, नोट्स में है, बट आपको इस पे सवाल आएगा क्या फुल फ्लेजेड? नहीं, एमसीक्यू में ज़रूर पूछ सकते हैं 1-2 मार्क के लिए, बट इस पे सवाल आने के चांसेस थोड़े से कम हैं एज कम्पेयर टू अदर चीज़ें। इंस्टीट्यूट के पास पूछने को और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये चीज़ मुझे नहीं लगता कभी टेस्ट करेगा, बट उन्होंने मॉड्यूल में दिया है तो अपना काम है उसको याद करना, और याद हो जाएगा। आप इसको 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है सर? अरे हाँ या ना, या यस और नो तो बोलो। क्लियर है क्या? ए भाई, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? राइट, जब से मैं देख रहा हूँ तुमको, जब से देख रहा हूँ तुम इधर उधर देख रहे हो, फ़ोन चला रहे हो या ऐसे करके फ़ोन बार बार चेक कर रहे हो कि किसी का मैसेज आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो ध्यान दो अभी।
यहाँ तक के कवर हो गया, राइट। तो अभी अपने को क्या करना है सर, डिफॉल्ट टैक्स रेट रेजिम पढ़ना है, स्पेशल रेट्स पढ़ना है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम और एग्रीकल्चर इनकम का हिस्सा पढ़ना है। सर क्यों ना हम ऐसा करें कि तीसरे क्लास में इसके कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लें, क्या बोलते हो सर? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा अगर आप एक ही क्लास में सारी चीज़ कवर करोगे तो। राइट, एक काम करते हैं अपन ने अभी तक जितने रेट्स पढ़े हैं उन सारे रेट्स को, नॉर्मल प्रोविजन वाले रेट्स को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, एंड बचा हुआ पोर्शन अपन अगले क्लास में कवर करते हैं। ठीक है सर, आ जाओ। देखो सर, सबसे पहले हमने नॉर्मल टैक्स रेट रेजिम में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर कोई इंडिविजुअल HUF AOP, ठीक है, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, अगर आप या फिर कोई भी नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज इनकम कमाता है तो उसको 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख के ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स लगता है। अगर मैं कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात करता हूँ जिसकी एज मोर देन इक्वल टू 60 बट लेस देन 80 है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और वो ऑप्शनल टैक्स रेजिम में है, तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। अगर मैं कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात करूं जिसकी एज मोर देन इक्वल टू 80 ईयर्स है और उसने ऑप्शनल टैक्स रिजीम ऑप्ट करा है, तो 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। ठीक है सर। उसके बाद आता है टॉपिक सरचार्ज का। तो सरचार्ज में थ्रेशोल्ड 50 लाख का होता है। 50 लाख के ऊपर की इनकम है बट अप टू 1 करोड़ है तो 10%, 1 करोड़ से ऊपर अप टू 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ के ऊपर अप टू 5 करोड़ है तो 25%, और 5 करोड़ के ऊपर की इनकम है तो 37% का सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। लेकिन याद रखना, डिविडेंड की इनकम 11A, 111A, 112 एंड 112A की इनकम जो होती है उसके टैक्स अमाउंट पे सरचार्ज कभी 15% से ज़्यादा नहीं लग सकता। इस डब्बे को आप पढ़ोगे तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो चलेंगे। फिर अपन ने पढ़ा सर अभी टॉपिक मार्जिनल रिलीफ का। तो मार्जिनल रिलीफ क्या बोलता है कि जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी इनकम कम बढ़ी है बट टैक्स अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया, राइट, तो ऐसे केसेस में आप मार्जिनल रिलीफ की हेल्प से आपका बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, एंड आपका टैक्स अमाउंट जो एकदम सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है वो ग्रेजुअली बढ़ेगा। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ का मतलब होता है इनकम बढ़ी है कम, टैक्स बढ़ा है ज़्यादा, लगता है गवर्नमेंट का ही कोई नेक ब्रैकेट फेक इरादा। अब इसका मतलब कैसे करेंगे सर? सबसे पहले आपकी जितनी इनकम दी है आप उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो अलॉन्ग विथ सरचार्ज अगर लगता है तो। उसके बाद सर आप क्या करोगे सर, आपकी जो नियरेस्ट थ्रेशोल्ड है उस पर टैक्स कैलकुलेट करो, एंड आपकी जो भी इनकम है ओवर एंड अबव दैट थ्रेशोल्ड उसको उस टैक्स अमाउंट में ऐड करके निकाल लो। अब जो पहले आपने टोटल इनकम पे टैक्स निकाला था और अभी जो आपने अमाउंट लेटेस्ट निकाला है उन दोनों का क्या बोलते हैं डिडक्शन करो, मतलब अमाउंट 1 में से अमाउंट 2 को माइनस करो तो आपको मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट मिल जाएगा। अब अमाउंट नंबर 1 में से मार्जिनल रिलीफ के अमाउंट को माइनस करो, ये अमाउंट आ गया आपका टैक्स अमाउंट आफ्टर कंसिडरिंग मार्जिनल रिलीफ। इसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करके टोटल टैक्स लायबिलिटी आपके हाथ में आ जाएगी। फिर टॉपिक आता है सर रिबेट का। तो रिबेट में अपन ने क्या पढ़ा था? रिबेट अंडर सेक्शन 87A में अपन ने पढ़ा था कि इट इज़ एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। टैक्स रेजिम में ऑप्शनल टैक्स रेजिम लेनी चाहिए, टोटल इनकम अप टू 5 लाख की होनी चाहिए। अगर सब चीज़ फुलफिल होती है तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स पेबल और 12,500 रुपये विच एवर इज लेस का आपको रिबेट मिलेगा। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सीड द टोटल लाइबिलिटी बिफोर सेस। सेस ऐड करने के पहले आपको रिबेट माइनस करने पड़ता है, एंड बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन से रिबेट मिलता है, मैंने बताया। और 112A वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके अगेंस्ट आपको रिबेट नहीं मिलता। फिर अपन ने और कुछ रेट्स पढ़े जहाँ पे अपन ने बोला कि किसी भी फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी का जो रेट होता है वो मैक्सिमम जो फ्लैट रेट होता है 30% का, और इनकम अगर इनकी 12 करोड़ से एक्सीड करती है, 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो 12% की रेट से सरचार्ज लगता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अप टू 10,000 10%, 10,000 से ज़्यादा अप टू 20%, 20,000 20%, और 20,000 से ज़्यादा वाली इनकम पे 30% की रेट से टैक्स लगता है। अगर इनका सरचार्ज की बात करूं, एक मिनट, डोमेस्टिक कंपनी की टैक्स रेट 25% अगर उनका 23-24 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है, और इन अदर केसेस 30%। अगर सरचार्ज की बात करूं डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो टोटल इनकम अगर मोर देन 1 CR अप टू 10 CR है तो 7%, और मोर देन 10 CR की केस में 12%। फॉरेन कंपनी पे फ्लैट 35% का रेट लगता है, एंड सरचार्ज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ पे 2%, मोर देन 10 करोड़ पे 5% का लगता है। ठीक है सर, 90 मिनट्स में आज का अपन ने अपना क्लास पूरा करा है। कल अपन फिर से सर
रैप अप करेंगे अपने स्पेशल और कंसेशनल टैक्स रेट्स के टॉपिक को, अपने अनडिस्क्लोज्ड इनकम को, और लास्टली एग्रीकल्चर इनकम के टॉपिक को, एंड वो भी अपना सर 90 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसी के साथ अपन ने 4 घंटे में पूरा का पूरा बेसिक्स अपन कॉन्सेप्चुअल कवर कर चुके होंगे। एंड उसके बाद सर अपन 2 क्लास में अपने सारे के सारे बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म कर देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, आज की क्लास में जो पढ़ा है उसको प्लीज़ अपने एंड पे एक बार रिवाइज कर लेना। एंड टैक्स का बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिकॉज मैं हूं ना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।